Hello and welcome to GoLearner. We are dedicated to redefine your learning experience. तो जी मेरा नाम है CA सिमरनदीप सिंह और इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा चैप्टर जिसका नाम है ओवरहेड। काफी कंसेप्ट्स ओवरहेड के अंदर हैं, काफी वाइड चैप्टर है, तो अच्छा वीडियो को पूरा जरूर देखें अगर आप सारे कंसेप्ट्स को समझना चाहते हैं तो जी चलिए शुरू करते हैं चैप्टर के बारे में बात। सबसे पहले तो चैप्टर के अंदर जो हम लोग को बोला गया है उसमें है ओवरहेड, उसका अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके अलावा यहाँ पर बात आती है कि क्या क्या हम लोग को चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो पहले तो आते हैं डिस्कस द मीनिंग ऑफ ओवरहेड फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जो भी पॉइंट है, मतलब कितनी तरीके से ओवरहेड को बांटा जाता है। इसके अलावा पॉइंट आएगा कि हम लोग के मेथड ऑफ एलोकेशन क्या है, अपोर्शनमेंट और अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड क्या है। फिर आएगा अंडर और ओवर अब्जॉर्प्शन का ट्रीटमेंट कैसे होगा, अकाउंटिंग कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा और कैसे वेरियस मेथड्स यूज करे जाएंगे ओवरहेड रेट को कंप्यूट करने के लिए। तो काफी पॉइंट्स में हम लोग को इसमें बात करनी है, तो बिना टाइम खराब करें वीडियो को शुरू करते हैं, चैप्टर को शुरू करते हैं। ओवरहेड को ब्रॉडली 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। जो पहला हिस्सा ओवरहेड का आता है उसका नाम है प्रोडक्शन ओवरहेड। इसके बाद के हिस्से को हम लोग बुलाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, फिर हम बुलाते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। मतलब हमारे जो 3 अलग अलग खर्चे हैं उन तीनों के अंदर ये ओवरहेड को बांटा जाता है। अगर हम बात करते हैं ओवरहेड के प्रोडक्शंस के ऊपर या एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर, तो देखो प्रोडक्शन ओवरहेड को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो उसके अंदर इसका दूसरा काम होता है कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड करें। उसके बाद आता है हम लोग ओवरहेड के रेट निकालें। फिर आता है हम लोग कंसेप्ट रिलेटेड कैपेसिटी पे बात करेंगे। वही एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग ऑफ ओवरहेड के ऊपर इतना डिफिकल्ट पोर्शन नहीं होता, इसके अंदर बात थोड़ी कंपेरेटिवली आसान होती है एज कंपेयर टू प्रोडक्शन ओवरहेड। इसके अंदर हम लोग को अकाउंटिंग एंड खाली कंट्रोल के बारे में बात करनी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता, प्रोडक्शन ओवरहेड में भी हम लोग को अकाउंटिंग और कंट्रोल पे बात करनी होती है, लेकिन प्रोडक्शन ओवरहेड कंपेरेटिवली थोड़े ज्यादा, मतलब थोड़े वाइड कैटेगरी के होते हैं। इसके अंदर हम लोग को थोड़ी बात ज्यादा करनी पड़ती है, थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ता है। तो ओवरहेड है क्या, ये तो बात नहीं कि ओवरहेड कितने पार्ट्स में बांटा गया, बात करते हैं ओवरहेड है क्या। ओवरहेड हमारा वो एक्सपेंडिचर है जिसके हम लोग कन्वीनियंटली ट्रेस या आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिना किसी पर्टिकुलर कॉस्ट यूनिट के। मतलब एक ऐसा खर्चा जिसे हम लोग आराम से ट्रेस कर, जिसे हम लोग आराम से ट्रेस ना कर सकें, विच कैन नॉट बी कन्वीनियंटली ट्रेस। मतलब ये डायरेक्टली रिलेट नहीं करता है, इसे थोड़ा ट्रेस करना पड़ता है, तभी इस पे काम भी ज्यादा लगता है हमारा। इसमें कहा जाता है कि वो खर्चे हैं जो कि आउटपुट पे जनरली करे जाते हैं, नॉट फॉर अ पर्टिकुलर वर्क ऑर्डर। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो वेजेस पेड टू अ वॉचमैन एंड वॉच स्टाफ, हीटिंग लाइटिंग ऑफ फैक्ट्री, तो ये वो खर्चे हैं जो कि हम लोग जनरली पे कर देते हैं। इसलिए ओवरहेड की ट्रेसिंग उतनी आसान नहीं जितनी हमारी मटेरियल और लेबर की होती थी। इसकी ट्रेसिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ जाती है एज कंपेयर टू मटेरियल एंड लेबर के खर्चे। तो ओवरहेड बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉस्ट एलिमेंट है। आप जैसे डायरेक्ट लेबर का खर्चा बोलते हो, डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा बोलते हो, ऐसे ओवरहेड भी एक इंपॉर्टेंट खर्चा है। ऑफन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में ओवरहेड जो होता है ये वेजेस या मटेरियल से ज्यादा ही लगता है, और कई बार अगर हम इन्हें इकट्ठा कर दें, मटेरियल लेबर को जोड़ दो, उससे भी ज्यादा ओवरहेड होगा, क्योंकि ये जनरल खर्चे होते हैं और ये होने ही होने हैं। ऑन दिस अकाउंट ये सोचना गलत होगा कि हम ओवरहेड को इग्नोर करते हैं। ओवरहेड को इग्नोर करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि आप मटेरियल लेबर को कंट्रोल इतनी इफेक्टिवली नहीं कर सकते, जितना लगना उतना लगेगा ही, बट ओवरहेड को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है कंपेयर टू देम। इतना मतलब कि आप मटेरियल लेबर को उतना कंट्रोल नहीं कर पाओगे जितनी आसानी से ओवरहेड को कंट्रोल कर सकते हो। इसीलिए कहा जाता है कि ओवरहेड पे आपको कंट्रोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ जॉब पर जाने के लिए आपको ओवरहेड्स को देखना ही पड़ेगा। तो ओवरहेड क्या रिप्रेजेंट करेगा? ओवरहेड रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंसेस जो कि हमने इंकर करे हैं प्रोवाइडिंग सर्टेन एंसिलरी फैसिलिटीज या सर्विसेज, जो फैसिलिटेट करेगा या इट विल मेक पॉसिबल द कैरिंग ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस बाय देमसेल्फ। ये सर्विस बिना किसी यूज की हो जाएंगी। अगर आपने ओवरहेड्स को अगर आपने नहीं देखा तो ओवरहेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पहली बात तो ओवरहेड आपके एक्स्ट्रा जो है सर्विस जा रही है उसको रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ओवरहेड को कंट्रोल करना उतना इंपॉर्टेंट बोला जाता है। अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे बोले तो मान लीजिए एक बॉयलर हाउस है जो स्टीम प्रोड्यूस करता है, जिससे मशीन चलती है। बॉयलर, पानी गर्म होगा, स्टीम निकलेगी तो मशीन चलेगी, और हम लोग बिना स्टीम जनरेशन के हमारी मशीन नहीं चलेंगी, दैट मींस हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस जो है कंप्लीटली रुक जाएगा।
बट अगर हमारी मशीन नहीं चलती हैं या उन्हें स्टीम नहीं चाहिए तो बॉयलर जो है हाउस वो हमारा यूजलेस हो जाएगा, तो जो भी खर्चा किया वो वेस्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ओवरहेड जो है वो खाली फैक्ट्री प्रोडक्शन नहीं बल्कि हर जगह लगाए जाते हैं, सिर्फ इसलिए प्रोडक्शन में तो लग ही रहा है, बाकी हर जगह लगाया जा रहा है ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो बिल्कुल टाइम टू टाइम बिल्कुल ठीक से चलती रहे, उनमें कोई हैपरिंग ना आए। अगर हम ओवरहेड को क्लासिफाई करें, ऊपर तो बोला गया कि प्रोडक्शन में आते हैं, फिर आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, फिर आते हैं सेलिंग में, पर अगर हम इनको प्रॉपरली क्लासिफाई करने बैठे तो पहला क्या आया, फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ओवरहेड। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड क्या है, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो कि इंकर करी जाएगी किसके ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन एक्टिविटी के ऊपर एक ही फैक्ट्री के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इंक्लूड करता है सारे का सारे एक्सपेंडिचर जो कि इंकर करे जाएंगे फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल के लाने से कंप्लीशन ऑफ फिनिश प्रोडक्ट तक जो भी हमारे खर्चे होंगे, मतलब रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड्स तक जो भी खर्चे होंगे ये सारे के सारे किस पे लगेंगे, ये सारे के सारे फैक्ट्री ओवरहेड पे काउंट करे जाते हैं। तो ध्यान किस बात का रखना है, फिनिश प्रोडक्ट के बनने तक फैक्ट्री ओवरहेड लगता ही लगता है। अब एग्जांपल के तौर पे अब अगर बात करूं तो स्टॉक रखने के जो खर्चे है, रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा, ये सारे के सारे खर्चे कहां चले जाते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स में चले जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अब ये कैसे लगते हैं, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड वो खर्चे हैं जो कि इंकर करे जा रहे हैं उन सारी एक्टिविटी पे जो कि जनरल मैनेजमेंट की होती है और एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन को जो ऑफिस चलाने के जो खर्चे हैं वो सारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे चले जाते हैं। इसमें आपके जो भी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही हैं उसे कंट्रोल करने के जो खर्चे होंगे वो यहाँ पर आएंगे। डायरेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ एन अंडरटेकिंग व्हिच इज नॉट रिलेटेड डायरेक्टली टू, मतलब ये खर्चा जो भी खर्चा डायरेक्टली प्रोडक्शन, सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेट नहीं करेगा, रिसर्च डेवलपमेंट से रिलेट नहीं करेगा, वो खर्चा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का काउंट कर लिया जाता है। इसमें कौन कौन से खर्चे आ जाते हैं, सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, पोस्टेज एंड स्टेशनरी, लीज रेंटल्स इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज हो गया, तो ये सारे खर्चे इसके अंदर काउंट फॉर होंगे। देन कम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसका मतलब पहले बात होता है सेलिंग ओवरहेड, देखो क्योंकि यहाँ पे दो पार्ट रखे गए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेलिंग ओवरहेड का मतलब हो गया वो सारे के सारे एक्सपेंसेस जो कि सेल से रिलेट कर रहे हैं, एंड इसके अंदर आते हैं सारे इनडायरेक्ट खर्चे जो कि सेल मैनेजमेंट से रिलेट करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का मतलब क्या हो गया, वो सारे खर्चे जो कि प्रोडक्ट को लोगों तक, मार्केट तक पहुंचाने में खर्च करे जाते हैं। तो सेल करने में जो खर्चा लगा वो है सेलिंग पे, और प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने में जो खर्चा है वो है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो सेल्समैन कमीशन हो गया, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हो गया, सेल के ऑफिस एक्सपेंसेस हो गए, डिलीवरी वैन एक्सपेंस, ट्रांजिट इंश्योरेंस, वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज के खर्चे हो गए, या फिर सेकेंडरी पैकिंग एक्सपेंसेस हो गए। ये सारे के सारे खर्चे कहाँ चले गए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में काउंट होंगे। तो यहाँ पर मतलब क्या निकलता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स के अंदर यहाँ मतलब निकलता है कि हम लोगों को पहले तो बाय फंक्शन को देखना है। तो फंक्शन के अंदर क्या क्या आ गया, फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आ जाते हैं हमारे, मतलब वो जो कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तक लगे। उसके बाद कौन से लगते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस को चलाने के जो भी खर्चे हुए इनके लिए बेसिकली कहा जाता है अगर कोई खर्चा प्रोडक्शन सेल से रिलेट ना करे तो वो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा हो गया। फिर आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब ये दो हिस्सों में लगा, सेलिंग ओवरहेड मतलब सेल करने का खर्चा, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मतलब वो खर्चा जो कि कैसे लग रहा है, खाली प्रोडक्ट को पहुंचाने तक लग रहा है मार्केट में। तो इसके बाद अगर हम ओवरहेड के दूसरे क्लासिफिकेशन पे बात करते तो वो आता है बाय नेचर क्या क्लासिफिकेशन होगा। तो नेचर के क्लासिफिकेशन में पहला आता है फिक्स्ड ओवरहेड। ये वो खर्चे हैं जो कि इंकर करे जा रहे हैं फॉर अ पीरियड एंड विदिन द सर्टेन ऑपरेटिंग टर्नओवर लिमिट टेंड टू बी अनअफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस। मतलब क्या रहेगा, फ्लक्चुएशन से फ्री है कंप्लीटली ये वाले खर्चे। यहां पर क्या कहा जाता है कि वो खर्चे हैं जो कि सबसे पहली बात क्या बोला गया, एक पीरियड में लगने शुरू हुए तो वैसे ही लगते रहेंगे, एक ये खर्चे बदलते नहीं हैं। आप इन खर्चों को इंडिपेंडेंट रखते हो अपॉन द लेवल ऑफ एक्टिविटी, टर्नओवर कितना है, प्रोडक्शन कितना है, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये खर्चे अपने कांस्टेंट रहते हैं। जैसे कि सैलरी परमानेंट एम्प्लॉय को जो हम दे रहे हैं, या फिर डेप्रिसिएशन पे कर रहे हैं, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहे हैं, ये सब खर्चे हमारे कौन से होते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड होते हैं, क्योंकि ये लगने ही लगने हैं।
फिर आता है वेरिएबल ओवरहेड, ये वो खर्चे जो कि डायरेक्टली आपकी वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी से रिलेट कर जाएंगे। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर कोई भी इंक्रीज इन एक्टिविटी आपके सामने आता है, मतलब कि आप कहते हो कि मेरा इंक्रीज इन एक्टिविटी हो रहा है बाय द इंक्रीज इन वेरिएबल्स कॉस्ट या वाइस वर्सा, ये सारे के सारे जो खर्चे हैं हमारे, मतलब एक्टिविटी बढ़ी या एक्टिविटी कम हुई तो जो भी खर्चा होगा वो किस चीज का होगा, वो होगा वेरिएबल ओवरहेड का। जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, पावर फ्यूल हो गया, लुब्रिकेंट हो गया, टूल्स एंड स्पेयर्स होगा, ये सारे खर्चे। फिर आते हैं सेमी वेरिएबल ओवरहेड, ये वो खर्चे हैं जो कि फिक्स्ड और वेरिएबल कंपोनेंट पे, मतलब कि ये खर्चे क्या रहेंगे, ये पार्टली फिक्स्ड है पार्टली वेरिएबल है। पार्टली फिक्स पार्टली वेरिएबल का यहाँ पर मतलब क्या हो गया, ये खर्चे या तो इसका एक हिस्सा फिक्स्ड है मतलब कांस्टेंट और एक हिस्सा इसका वेरिएबल रहेगा, मतलब वो बदलता रहेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हो गया, वाटर कॉस्ट हो गया, टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गया, ये सारे खर्चे किसमें आ जाते हैं, हमारे सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स का पार्ट बन जाते हैं। अगले पॉइंट पे बात करेंगे, अगर हम बाय एलिमेंट बात, एलिमेंट का मतलब क्या हो गया, पहले तो आता है इनडायरेक्ट मटेरियल, फिर आता है इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, उसके बाद आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, तीन अलग अलग पार्ट में हमने बांटा। मटेरियल जो कि डायरेक्टली फिनिश गुड्स का पार्ट नहीं है, वो क्या हो गए हमारे, वो हमारे हो गए इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे हमने अपनी मटेरियल की क्लास में पहली बार बात करी थी पैकिंग मटेरियल को लेकर, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाके जरूर देखिए, मैंने ओवरहेड की शुरुआत वहीं से कर दी थी। तो स्टोर जो आप यूज कर रहे हो फॉर मेंटेनिंग मशीन्स एंड बिल्डिंग, लुब्रिकेंट, कॉटन वेस्ट, ये सब चीजें। फिर आता है इनडायरेक्ट लेबर, वो लेबर जिसकी कॉस्ट को हम डायरेक्टली अपोर्शन नहीं कर सकते। मैंने लेबर चैप्टर में भी इसका एक एग्जांपल आपको दिया था। तो सैलरी पे टू फोरमैन, सुपरवाइजर, सैलरी पे टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। फिर आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो कि डायरेक्ट नहीं होते। अब पॉइंट आता है डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब वो एक्सपेंस जो कि डायरेक्टली हमारे प्रोडक्शन या परचेज से रिलेट कर जाए, वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस हैं। जो भी खर्चा प्रोडक्शन या परचेज से रिलेट नहीं करता है डायरेक्टली, वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। जैसे कि रेंट पे करा, तो हमें नहीं पता कि रेंट किसी प्रोडक्ट से कैसे रिलेट करता है, तो वो क्या हो गया, वो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। डेप्रिसिएशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होगा, ये सारे खर्चे किसमें आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के पार्ट बन जाते हैं। अगले पॉइंट पे बात करते हैं बाय कंट्रोल। तो कंट्रोलेबल कॉस्ट कौन सी होती है, ये वो कॉस्ट है विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एप्रोप्रिएट मैनेजरियल इन्फ्लुएंस एंड प्रॉपर पॉलिसी। कंट्रोलेबल कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि मटेरियल कॉस्ट हो गई, वेजेस, सैलरी हो गई, पावर फ्यूल हो गया। और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जिसको हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, इवन आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एप्रोप्रिएट मैनेजरियल इन्फ्लुएंस एंड प्रॉपर पॉलिसीज, जिसको हम लोग डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, भले हम लोगों ने उस पर कितनी भी आप कह सकते हो हमने कितनी भी प्रॉपर पॉलिसीज, कितना भी हमने उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करा, उसके बाद हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। क्योंकि डेप्रिसिएशन कंट्रोलेबल नहीं है, जितना लगना है उतना लगना ही लगना है। रेट्स एंड टैक्सेस कंट्रोलेबल नहीं है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कंट्रोलेबल नहीं है। तो ये बात रही कि ओवरहेड्स को कितने पार्ट्स में बांटा जा सकता है। इसमें एक हमारे पास क्या आ गया, पहले तो आगे हमारे पास बाय फंक्शन, फिर आता है बाय नेचर, फिर आता है बाय एलिमेंट, फिर आता है बाय कंट्रोल। तो ये तो हिस्से हो गए फिक्स, हमारे ओवरहेड्स कितने पार्ट्स में बांटे जा सकते हैं। अब पॉइंट आता है कि क्या फायदे या क्या नुकसान है फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड्स को बांटने में। तो देखिए फायदे नुकसान के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक तो फायदा ये आता है कि बाय कंट्रोलिंग, अगर हम बाय कंट्रोल कर रहे हैं खर्चों को, फिक्स्ड ओवरहेड को बांटने में क्या फायदा मिलेगा, हम खर्चों को कंट्रोल कर सकेंगे। जैसे तो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट हमारे कंट्रोलिंग एक्सपेंसेस में हमारी मदद करते हैं। फिक्स कॉस्ट जनरली क्या होती है, पॉलिसी कॉस्ट होती है, जिसको हम लोग इजीली रिड्यूस नहीं कर सकते। ये कैसे कर करे जाती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट, मतलब नहीं कि आउटपुट क्या है, हिंस मोर और लेस, ये नॉन कंट्रोलेबल होती है। वेरिएबल एक्सपेंसेस वैरी करेंगे विद द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी और रिस्पांसिबिलिटी फॉर इनकरिंग सच एक्सपेंडिचर। इसे कैसे डिटरमाइन करेंगे, रिलेशन टू आउटपुट। तो मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट इसे कंट्रोल कर सकती है बाय प्रॉपर अलाउंसेस। तो ये तो पॉइंट रहा कि कैसे हम लोग कंट्रोल करते हैं खर्चों। फिर आता है कि बजट एस्टिमेट्स बनाने में, जब बजट बनाते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि फिक्स एक्सपेंस कितना है, वेरिएबल एक्सपेंस कितना है। इससे हम लोग को फायदा ये मिलता है कि हम लोग अपनी कॉस्ट को डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटी में कंट्रोल कर सकते हैं, उनको कंपेयर कर सकते हैं विद द एक्चुअल एक्सपेंस इनकर्ड। सपोज बात करते हैं अक्टूबर 2020 के अंदर आउटपुट ऑफ फैक्ट्री था 1000 यूनिट का था और एक्सपेंस कितने का चल रहे थे, 5 लाख के, 4 लाख के, और सेमी वेरिएबल कितना था, हमने क्या करा, हमने फिक्स का 40% हमारा सेमी वेरिएबल, तो 6 लाख हो गया। अब बात करते हैं नवंबर 2020 में, आउटपुट हमें लगता है कि 1200 यूनिट हो जाएगा, तो सिंपली क्या होगा, फिक्स तो वहीं का वहीं रहेगा, वेरिएबल चेंज हो जाएगा, 4 लाख अपॉन 1000 इंटू 1200, 4,80,000 आ गया। वही बात करते हैं सेमी वेरिएबल पे, तो 40% तो फिक्स रहेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया,
कि अब जो हमारा 40% फिक्स्ड है उतना तो वही कमाई रहने वाला है। तो हमने 6 लाख हमारा पहले था, हमने उसको पहले 2,40,000 हमारा उतना उतना फिक्स्ड रहा। उसके बाद हमने क्या कर दिया, 6 लाख का 40%, 2,40,000 तो फिक्स्ड रहा। जो बचा 3,60,000 था उसको हमने चेंज कर दिया 432। तो एक फायदा क्या होता है कि हम लोग अपने जो बजट है वो आराम से बना सकते हैं, हम लोग को बजट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देन कम डिसीजन मेकिंग। जो भी सेग्रीगेशन है सेमी वेरिएबल कॉस्ट का बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड, वो मदद करते हैं मैनेजमेंट की ये जानने में, कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में। फॉर एग्जांपल, डिसीजन रिगार्डिंग टू प्राइस to be charged during depression and recession or for export market. Likewise, decision on make and buy, shut down or continue are also taken after separating fixed cost from variable cost. हम लोग fixed और variable को बांटने के बाद हम लोग कई तरह के डिसीजन ले सकते हैं कि हमें अपने बिजनेस को बंद करना है कि कंटिन्यू रखना है। हम ये सारी बात कर सकते हैं कि हमें बिजनेस को किस हद तक आगे पहुंचाना है। ये सारे पॉइंट भी हम लोग इसके थ्रू आराम से ले सकते हैं। फिर आता है इनफैक्ट, जब कोई भी चेंज आता है, लेट अस से कोई इंक्रीज या डिक्रीज हुआ प्रोडक्शन के अंदर, तो चेंज इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, ये जरूरी होता है टू नो टोटल इफेक्ट ऑन कॉस्ट। क्या टोटल इफेक्ट कॉस्ट पे रहा होगा? दैट वुड बी इम्पॉसिबल विदाउट करेक्टिंग सेग्रीगेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। कोई भी चेंज आता है तो पता होना चाहिए कि फिक्स कॉस्ट पे क्या फर्क आया, वेरिएबल पे कितना फर्क आया। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये काम करते हैं। आगे जो एडवांस कॉस्टिंग उसमें चैप्टर आएगा मार्जिनल कॉस्ट वगैरह, उसमें ये बात आराम से समझ आती है। फिर आता है अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। हमने ये ऑलरेडी देखा हुआ है कि ओवरहेड्स आर बाय द नेचर वो कॉस्ट है व्हिच कैन नॉट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू अ प्रोडक्ट या कोई भी अदर यूनिट कॉस्ट। येट फॉर वर्किंग आउट अ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और यूनिट ऑफ सर्विस, ओवरहेड्स को हम लोग को इंक्लूड करना पड़ता है। दस हमें एक तरीका निकालना पड़ता है कि हम ओवरहेड्स को बांटे कैसे प्रोडक्शन पे। देखो यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि ओवरहेड्स को बांटना प्रोडक्शन में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हमने ओवरहेड्स को बांटा नहीं प्रोडक्शन के अंदर तो हम लोग कहीं ना कहीं पर यूनिट कॉस्ट निकालने में गलती कर बैठेंगे। तो ओवरहेड्स को बांटने के कई तरीके होते हैं, जिसमें एक मेथड बोला जाता है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन करो ओवरहेड्स को ओवर वेरियस प्रोडक्ट, could be to ascertain the amount of actual overhead और उनको डिस्ट्रीब्यूट करो ओवर द प्रोडक्ट। दिस हाउएवर इससे प्रॉब्लम आती है सिंस द एक्चुअल अमाउंट ऑफ ओवरहेड हमें तभी पता चल सकता है ओनली आफ्टर द फाइनेंशियल अकाउंट्स आर क्लोज। अगर तब तक हम वेट करते हैं फाइनेंशियल अकाउंट खत्म हो गए, सारे खर्चे पता चल गए, चलो अब जरा ओवरहेड को बांटना शुरू करें, तो हमारा जो मेन कॉस्टिंग का फायदा था कि इन बिटवीन द ईयर हम लोग अपने अभी से अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, वो तो रह गया। ये सारे डिसीजंस हम लोग को जिसके लिए कॉस्ट शीट प्रिपेयर करी जाती है वो इमीडिएट डिसीजन होते हैं, उसे टाल नहीं सकते, हमें आज के आज उसका डिसीजन लेना होता है। Therefore, some method has to be found by which overhead can be included in the cost of products as soon as prime cost, cost of raw material और हमारे सारे जो कॉस्ट है हम लोग को जैसे पता चल रही है, हम लोग को कुछ उसका डिसीजन अभी से लेकर चलना पड़ता है। एक और मेथड क्या होता है, वन मेथड ये है कि हम लोग पहले से ही प्री डिटरमिन्ड रेट को पहले से तय कर लें। मतलब हम ये मान लें कि इतना परसेंट हमारा खर्चा लगेगा ही लगेगा, हमने परसेंटेज निकाल दिया। लेटर से मैं अभी परसेंटेज देखो, मैं डायरेक्ट मटेरियल पे भी निकाल सकता हूँ, डायरेक्ट लेबर पर भी निकाल सकता हूँ, मैं किसी पर भी परसेंटेज निकाल सकता हूँ। तो लेटर से मैंने पहले से खर्चा एक निकाल दिया कि मेरा इतना ओवरहेड तो लगता ही लगता है। मैंने कहा मेरा जो ओवरहेड है वो डायरेक्ट मटेरियल का 200% होगा, तो अगर मेरा मटेरियल 100 रुपए लग रहा है तो 200 रुपए होगा, मटेरियल 150 लग रहा है तो 300 रुपए होगा, मतलब दुगना होगा। तो ये होता है कि हमने ऑलरेडी एक प्री डिटरमिन्ड रेट पहले से निकाल दी। अब ये परसेंटेज पे हो सकता है, ये आर पे भी हो सकता है, ये यूनिट पर भी हो सकता है, किसी पर भी हो सकता है। तो जैसे ही प्राइम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल होती है हम लोग इन ओवरहेड को चार्ज कर सकते हैं इन रेट्स के ऊपर। तो ये भी तरीका होता है। उसके अलावा आता है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। जनरली मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड सबसे बड़ा पोर्शन निकालते हैं हमारे ओवरहेड्स का, सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होते हैं टोटल ओवरहेड्स में। तो ये इंपॉर्टेंट होता है ये जानना कि ओवरहेड जो कि प्रॉपर्ली अब्सॉर्ब हुए हैं ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब्सॉर्ब का मतलब क्या होता है, कैसे मिल गए ओवरहेड, हम लोगों ने क्या सारे ओवरहेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लगाए कि नहीं लगाए। दो स्टेप्स इसके लिए हम लोग को दिए जाते हैं, वो कुछ ऐसे होते हैं कि पहले आप एस्टिमेशन एंड कलेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड करो। फर्स्ट स्टेज क्या है, एस्टिमेट करो अमाउंट ऑफ ओवरहेड, कीपिंग इन व्यू द पास्ट फिगर और एडजस्ट करो उनको फ्यूचर चेंजेस के लिए। जो सोर्सेस अवेलेबल रहेंगे फॉर कलेक्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड उसके अंदर क्या क्या आता है, एक आता है इनवॉइस, एक आता है स्टोर्स रिक्विजिशन, एक आता है वेज एनालिसिस, एक आता है जर्नल एंट्री। मतलब पहले तो अब ये ढूंढो कि कितने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लग रहे होंगे, पहले चरण का सम अप कर लो। फिर आता है असाइनमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। गाइडिंग प्रिंसिपल ये है हमारे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, एक कि हम लोग उसको ट्रेस करने बैठे ओवरहेड्स को इकोनॉमिकली फिजिबल मैनर के अंदर। असाइनमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज डन ऑन द बेसिस आइदर ऑफ द टू प्रिंसिपल।
देखो पहला तरीका होता है कि सबको जोड़ लो, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड मिल गया। दूसरा होता है कि हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को कैसे हम लोग को ट्रेस करना है इस तरीके से कि कोई मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड छूटे ना। अब इसके लिए दो बातें आती है, एक आता है कॉज एंड इफेक्ट। कॉज का मतलब क्या हो गया, प्रोसेस ऑपरेशन या एक्टिविटी। इफेक्ट कि उसके ऊपर कितना खर्चा लगा। फिर आता है बेनिफिट रिसीव। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इस प्रपोर्शन में बांटे जाते हैं कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट को उससे कितना बेनिफिट मिल रहा है, मतलब हमने खर्चा किया और कौन से यूनिट को उससे कितना खर्चा मिला, कितना फायदा मिला। फिर आता है कॉस्ट एलोकेशन। तो कॉस्ट एलोकेशन के अंदर क्या होगा, कॉस्ट एलोकेशन के अंदर हम लोग को बोला जाता है कि हम लोग डायरेक्टली असाइन कर दे रहे हैं कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट का। इस बारे में मैंने आपसे लेबर वाली वीडियो में भी बात करी थी। इट इंप्लाइज रिलेटिंग टू ओवरहेड डायरेक्टली टू द वेरियस डिपार्टमेंट। मतलब अगर मैं कहता हूँ ये खर्चा इस डिपार्टमेंट का तो डायरेक्टली इस पे डाल, इसे बोलते हैं एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब होता है सीधा बांट देना, सीधा दे देना, ये आपका था आप रख लीजिए, बात खत्म। वही अपोर्शनमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट कर देना किसी सूटेबल बेसिस के ऊपर। किसी बेसिस पर जब हम किसी बात को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसे हम लोग बुलाते हैं पोर्शन करना, मतलब सबने किसी प्रपोर्शन में बांटना। वही एलोकेशन का मतलब क्या होता है, ये तो आपका ही, आप भी रख लो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बात करें, एक छोटे बच्चे का क्लास में बर्थडे है, तो आपको पता है बर्थडे वाला दिन में पुराने जमाने में हम लोग टॉफियां लेकर जाकर, पुराना जमाना मतलब हमारा जो प्री कोविड पीरियड था, जब स्कूल खुला करते थे तो बच्चे स्कूल में टॉफियां लेकर जाते हैं अपने बर्थडे वाले दिन, बढ़िया अपने कैजुअल्स पहने और टॉफी लेकर गए। अब जब वो टॉफी कैंडीज और टॉफीज लेकर जा रहे हैं, कैंडीज लेकर जा रहे हैं क्लास के अंदर, तो उनको पता है जो उसका बेस्ट फ्रेंड है वो तो उसे पहले एलोकेट कर देगा कि भाई 4 टॉफी तुम्हारी, 4 टॉफी तुम्हारी, उसको पहले एलोकेट कर देगा। और बाकी बच्चों में क्या करेगा, अपोर्शन करेगा कि उसे किसको कितनी देनी है। वो क्या करता जाएगा कि बच्चों को एक 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 टॉफी उसके टेबल पे रखता चला जाएगा। तो जब मुझे बांटना है डायरेक्टली एक प्रॉपर बेसिस पे तो वो अपोर्शनमेंट है। और जब मुझे पता है तो तुम्हारा ही है, मैंने कहा भाई बेस्ट फ्रेंड 4 टॉफी तो तुम्हारी ही है, तुम्हें बांटने की जरूरत नहीं है, तो वो क्या हो गया, एलोकेशन हो गया। अगर एग्जाम्पल के, अब जरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में बात करते हैं कॉस्टिंग के, तो यहाँ क्या बोला गया, एक सेपरेट पावर मीटर हमने ऑलरेडी इंस्टॉल करा हुआ डिपार्टमेंट में, जो जितनी भी उस डिपार्टमेंट की बिजली का खर्चा आएगा वो आप ही का हो गया। बट वहीं अगर मैं कहता हूँ प्रेमिसेस में 4 अलग अलग डिपार्टमेंट है और एक ही मीटर लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा पावर को कि भाई तुमने कितनी इस्तेमाल करी, तुमने कितनी इस्तेमाल करी, एक बेसिस निकालना पड़ेगा। बट अगर मैं कहता हूँ वहां पे 5वां डिपार्टमेंट भी जिसका एक अलग मीटर है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा कहेंगे तुम्हारा इतना बिल आया, तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा। तो अपोर्शनमेंट कब होगा, उन खर्चों का जो कि हमारे एलोकेट अनएलोकेबल थे, जो खर्चे हमारे एलोकेट नहीं हो पाए थे, उन्हें हम लोग क्या करते हैं, उन्हें हम लोग अपोर्शन करना शुरू कर देते हैं। जो अगला स्टेप हमारे सामने आता है वो आता है रीअपोर्शनमेंट का। तो एलोकेशन का मतलब था डायरेक्टली दे देना, अपोर्शनमेंट का मतलब था बांट देना। तो व्हाट इज रीअपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट में हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सारे ओवरहेड्स को कहां बांट देंगे, सर्विस डिपार्टमेंट। तो सर्विस डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर अपना कोई काम नहीं कर रहे होते हैं। तो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट अलग से नहीं निकाले जाती, कहा जाता है कुछ प्रोड्यूस नहीं करते, खाली बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो जितने भी हमारे ओवरहेड्स होंगे प्रोडक्शन सर्विस के, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। इसको हम लोग रीअपोर्शनमेंट बुलाते हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन का हमेशा एक प्रॉपर एक मेथड होता है, कुछ ना कुछ एक रेशियो होता है। जब हम ये कर लेंगे तो हम लोग को हमारे सारे टोटल ओवरहेड मिल गए। अब निकालेंगे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हो गया कि हर डिपार्टमेंट के को हम लोग एक कॉस्ट सेंटर मान लेंगे और उसके टोटल ओवरहेड किस रेट पर एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो अब्जॉर्प्शन को ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दो तरीके से करे जाते हैं। एक आता है कि हम लोग कैसे वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को कर रहे हैं, किस पे करेंगे, एक्चुअल प्रोडक्शन पे। दूसरा आता है फिक्स्ड अब्जॉर्प्शन, वो किस पे होगा, नॉर्मल कैपेसिटी पर होगा। ये बहुत छोटी सी बात है पर अक्सर बच्चे हैं गलती कर जाते हैं कि जो वेरिएबल ओवरहेड का जो भी अब्जॉर्प्शन होता है वो एक्चुअल प्रोडक्शन पे बेस्ड होता है, वहीं फिक्स्ड ओवरहेड का जो अब्जॉर्प्शन होगा वो हमेशा नॉर्मल कैपेसिटी पर बेस किया जाता है। जो भी ओवरहेड के एक्सपेंसेस है हम लोग उसे अब्जॉर्ब कर सकते हैं बाय एस्टिमेटिंग दैट ओवरहेड साइंड अबव, एंड देन हम लोग उसको एक अब्जॉर्प्शन रेट पर उसको वर्कआउट कर सकते हैं। तो व्हेन ओवरहेड्स आर एस्टिमेटेड, उनका अब्जॉर्प्शन कैसे कैरी आउट करा जाता है, ये कैरी आउट करा जाता है बाय अडॉप्टिंग अ प्री डिटरमाइंड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। पहले से एक तय किए हुए रेट के ऊपर उसको अब्जॉर्ब करा जाएगा और इसके मेथड हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे। फिर आता है ट्रीटमेंट ऑफ ओवरहेड अंडर अब्जॉर्प्शन। जब साल खत्म हो जाता है और हम लोग को हमारे एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड मिल पता चलते हैं, तो हम लोग यहाँ पर आप जाके ये चेक करते हैं कि
क्या डिफरेंस है हमारे एक्चुअल ओवरहेड का और अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड का। सो ओवरहेड है जनरली आइदर अंडर अब्सॉर्ब्ड और ओवर अब्सॉर्ब्ड। अब अंडर ओवर अब्सॉर्ब का मतलब ज्यादा लगे या कम लगे, तो ये भी इस चैप्टर का पार्ट बनेगा। तो अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो हमने पहले बात करी, पहले क्या करेंगे, पहले तो एस्टिमेशन काम है, मतलब हम लोग को पहले देखना है कि कितने का ओवरहेड लगे। तो जितने भी ओवरहेड हम लोग यहाँ पर अपोर्शन या रीअपोर्शन के बारे में बात करें, सारे के सारे एस्टिमेटेड होते हैं, एक्चुअल से कोई मतलब नहीं होता। एक्चुअल आखिरी में का जब अंडर ओवर निकाल रहे होंगे, तो जो भी काम होगा सारा का सारा एस्टिमेशन पे बेस्ड होगा, इस बात का बहुत ख्याल रखेंगे। फिर आता है एलोकेशन करना, मतलब जिसके थे उसको दे दो, ये डायरेक्टली जो एट्रीब्यूट हो रहे हैं उनको पकड़ाना। फिर आता है अपोर्शनमेंट करना, तो एलोकेशन के बाद आता है अपोर्शनमेंट, जिसमें हम लोग बेनिफिट रिसीव देख रहे होते हैं, कॉस्ट एंड इफेक्ट देख रहे होते हैं, इस बेसिस पे बांट रहे होते हैं। फिर आता है रीअपोर्शनमेंट, सर्विस को प्रोडक्शन में बांटना। फाइनली आता है अब्सॉर्प्शन, एक्चुअल यूनिट एट प्री डिटरमिनेड, इतना खर्चा इतनी यूनिट पे लगा तो कितना लगा, फिर उसको एक्चुअल से कंपेयर कर लो, मतलब पहले आप एक्चुअल को स्टैंडर्ड पे कंपेयर करो, फिर एक्चुअल को एक्चुअल से कंपेयर करो, फिर उसको आपस में देख लो अंडर लगा कि ओवर लगा। तो पहला स्टेप क्या रहेगा, पहला स्टेप रहेगा हमारा एस्टिमेशन करने के बारे में बात। तो जरा एस्टिमेशन पे बात करनी शुरू करते हैं कि कैसे हम लोग एस्टिमेट करते हैं हमारे ओवरहेड्स को, हम लोग कैसे एलोकेट कर रहे हैं हमारे ओवरहेड्स को, जरा पहले हम लोग इस पे बात करनी शुरू करेंगे। तो एस्टिमेशन एंड कलेक्शन ऑफ ओवरहेड यूजुअली क्वेश्चंस में करके दिया होता है, हम लोग को खाली इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी समझनी है। यहाँ पे बार बार वर्ड आ रहा है सिस्टम ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, ये भी स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, जरा इस पे बात कर लेते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है हर एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर जो खर्चे हमारे इंकर करे जाते हैं, वो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या इन रिस्पेक्ट ऑफ सेवरल जॉब जो भी हमारा खर्चा करा जाता है, इन अकरेंस ऑफ दीज एक्सपेंसेस, उसको ऑथराइज करता है प्रोडक्शन ऑर्डर या वर्क ऑर्डर। तो स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, वो ऑथराइजेशन या वो सैंक्शन की चीज जो हम लोग को बताएगी ये खर्चा इस डिपार्टमेंट में करना है। बड़ी फैक्ट्रीज में क्या होता है, यूजुअली द क्लासिफिकेशन ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर कंबाइन करा जाता है सिस्टम ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर के साथ। ये कह रहा सिस्टम है जिसमें नंबर इज अलॉटेड टू ईच आइटम ऑफ एक्सपेंस फॉर पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, हर आइटम को एक अलग से आइडेंटिफाई करा जाएगा और बोला जाता है ये खर्चा ऐसे करा जाएगा, और वही तरीका हर साल कंटिन्यू होता रहता है। अब आता है कैसे एलोकेट करोगे ओवरहेड को ओवर वेरियस डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड। मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फंक्शन जो होते हैं वो परफॉर्म होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ अ फैक्ट्री। सम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द फैक्ट्री आर एंगेज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस, वाइल कुछ फंक्शन जो होते हैं वो एंसिलरी डिपार्टमेंट के भी होते हैं। एंसिलरी डिपार्टमेंट्स आर सर्विस डिपार्टमेंट जो सपोर्ट करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इन मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो फैक्ट्री ओवरहेड वो होते हैं हमारे ओवरहेड जो कि रिलेट करते हैं प्रोडक्शन या सर्विस डिपार्टमेंट पे। इनको किस पे एलोकेट करेंगे, इनको एलोकेट करेंगे उसी डिपार्टमेंट पे। एक डिपार्टमेंट को हम लोग सब डिवाइड करते हैं अलग अलग कॉस्ट सेंटर्स पे, मतलब हर डिपार्टमेंट को एक अलग कॉस्ट सेंटर माना जाता है और उसकी उस अकॉर्डिंग उसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करी जाती है। तो ऑब्वियसली प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हर कॉस्ट सेंटर का आप डेटा पहले कलेक्ट करो, उस पर कितना खर्चा हुआ, क्या ये रिलेट करता है, उसको जोड़ दो, तो ये हमारा हो जाता है कि हम लोग कैसे किसी खर्चे को एलोकेट कर रहे हैं। तो यूजुअली क्वेश्चन में दिया होता है, थ्योरी के समझने वाली बात है कि थ्योरी में हम लोग को समझना है कि खर्चा आया कहां से होगा, पर आपको क्वेश्चन में दिया होगा। तो कॉस्ट सेंटर, अब बार बार आते हैं कॉस्ट सेंटर क्या होता है। देखो कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है वो डिपार्टमेंट किस तरीके से चल रहा है, वो मशीन पे चल रहा है कि लेबर पे चल रहा है। तो अगर मशीन पे चल रहा है तो मशीन के अकॉर्डिंग, लेबर पे चल रहा है तो लेबर के अकॉर्डिंग उसके खर्चे कलेक्ट करे जाते हैं। एडवांटेजेस हैं वो आप आराम से रीड कर सकते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट आता है वो होता है अपोर्शनमेंट। अब आता है अपोर्शनमेंट कैसे करा जाएगा। तो देखो अपोर्शनमेंट और ओवरहेड एक्सपेंसेस जो होते हैं हमारे वेरियस डिपार्टमेंट के जो हो रहे होते हैं, उनको हम लोग रिलेट करते हैं इस बेसिस पे कि वो खर्चे उस डिपार्टमेंट पे वो काम चला कैसे होगा। पहली बात तो खर्चा किस चीज का है और उस डिपार्टमेंट में किस रेट पर लगा होगा, ये कैसे निकाला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो मैं कहता हूं कि एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के अंदर 1 2 3 अलग अलग तरह के क्या चल रहे हैं जी, अलग अलग तरह के हमारे पास यहाँ पर डिपार्टमेंट चल रहे हैं। डिपार्टमेंट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पर 4 तरह के तो हमारे पहले फ्लोर हो गए, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, 4 तरह के तो हमारे पहले फ्लोर काम करे। 3 फ्लोर है, एक ग्राउंड फ्लोर हो गया। किराया जाता है 4 लाख रुपए। तो हम यहाँ पर बात करेंगे फर्स्ट फ्लोर में कितनी स्पेस है, सेकंड में कितनी, थर्ड में कितनी, फोर्थ में कितनी। तो जितनी जगह आप यूज कर रहे हो, लेटेस्ट में कहता हूँ यहाँ पर अगर इसका एक रेशियो निकाल लेंगे, मान लो रेशियो आ गया 5:3:2:1 का, तो उसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आप डिवाइड बाय 4,40,000 जा रहा है फॉर इज ऑफ कैलकुलेशन। तो 4,40,000 डिवाइड बाय 5/11, 3/11, 2/11, 1/11। मतलब आपको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि वो डिपार्टमेंट का बेसिस क्या है, खर्चे का बेसिस क्या है, वो कैसे बांटा गया। जैसे लाइट बांट रहे हो
तो पावर पॉइंट में बांट दो, कितने लाइट पॉइंट है, पावर बांट रहे हो तो कितनी मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं। तो उसके लिए हम लोग को बहुत अच्छे से उन्होंने क्या बताया, हम लोग को उन्होंने बहुत बढ़िया टेबल दिया हुआ। टेबल को कैसे बांटना है, जैसे उन्होंने बोला कि रेंट और अदर बिल्डिंग एक्सपेंसेस हैं। अब बिल्डिंग से जुड़ा हुआ खर्चा है तो कैसे बांटना चाहिए जी, फ्लोर एरिया में बांट दो, कितनी जगह उस जगह ने ली हुई है, या वॉल्यूम ऑफ डिपार्टमेंट में बांट दो। फिर कह रहा लाइटिंग और हीटिंग है, फायर प्रिकॉशन है, एयर कंडीशनिंग से, वो सारे बिल्डिंग से जुड़े हुए खर्चे हैं तो कैसे बांट दो, फ्लोर एरिया कितना है। फिर आता है परकोसिट्स हो गया, लेबर वेलफेयर, टाइम कीपिंग, पर्सनल ऑफिस, सुपरविजन, सारी बातें मैंने आपको बताई थी लेबर चैप्टर के अंदर। कैसे बटेगा, लेबर के ऊपर है तो नंबर ऑफ वर्कर कितने चल रहे हैं। फिर आता है कॉम्पनसेशन टू वर्कर कितना है, हॉलीडे पे कितना चल रहा है, ईएस और पीएफ कंट्रीब्यूशन कितना है, परकोसेट कितना है, कैसे बटेगा, डायरेक्ट वेजेस के ऊपर बढ़ जाएगा। फिर आता जनरल ओवरहेड कितना है। तो अब देखो देखा जाए तो ये भी लेबर के थे, ये भी लेबर के थे, पर ये कैसे रेट कर रहे हैं, कॉम्पनसेशन टू वर्कर, हॉलीडे पे, ये सब निकलता है लेबर की वेजेस के ऊपर, इसलिए किस पे निकाला, डायरेक्ट वेज पे निकाला। और ये खर्चे कैसे निकलते हैं, जितने ज्यादा वर्कर उतना ज्यादा टाइम कीपिंग का खर्चा, इसका वेज से कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए नंबर ऑफ वर्कर पे निकाला। तो ये तो एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, दिमाग आपको अपना खुद का चलाना पड़ेगा इसके अंदर कि खर्चा रिलेट किससे कर रहा है। फिर आता है जनरल ओवरहेड, ये निकलेगा डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट वेजेस मशीन आर पे। फिर आता है डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इंश्योरेंस, स्टॉक, ये आएगा कैपिटल वैल्यूज के ऊपर, कितने का असेट है तो ये असेट से रिलेट कर रहा है तो कितने का असेट है। फिर पावर स्टीम कंजम्पशन कितना हुआ, इंटरनल ट्रांसपोर्ट कितना है, मैनेजरियल सैलरी कितना है, किस पे लगेगा, टेक्निकल एस्टिमेट्स पे लगेगा। फिर तो लाइटिंग का खर्चा कितना आ रहा है, तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, एरिया, मीटर्ड यूनिट, मतलब जिसमें मैंने आपको बोला लाइट का खर्चा कितना, तो देखो कितने लाइट पॉइंट यूज हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक पावर है तो कितनी हॉर्स पावर की मशीन चल रही है, नंबर ऑफ मशीन आर कितने हैं, या कितने यूनिट मशीन इस्तेमाल कर ली। फिर आता है मटेरियल हैंडलिंग, स्टोर्स हैंडलिंग, मतलब मटेरियल को संभालने के खर्चे, तो कितना वेट ऑफ मटेरियल आया, कितनी वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज हुआ, इन सब चीजों का पर निकाला जाएगा। तो ये रहा हमारे सामने क्या कि कैसे हम लोग अपोर्शन करते हैं। अब अपोर्शन के उन्होंने कई तरीके हमें बताए हुए हैं और काफी तरीके थ्योरेटिकल होते हैं, जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं तो हम लोग को ज्यादा बेटर समझ आता है। जरा बात कर लेंगे दोनों में डिफरेंस क्या हुआ अल्टीमेटली एलोकेशन और अपोर्शनमेंट में। कई बार मैंने बताया, एक और बार देख लेते हैं और आखिरी बार देख लेते हैं। एलोकेशन का मतलब क्या हो गया, आप होल ऑफ आइटम्स ऑफ कॉस्ट को आइडेंटिफाई करोगे विद वन डिपार्टमेंट। अपोर्शनमेंट का मतलब क्या होगा, यहाँ पर आप प्रपोर्शन ऑफ एन आइटम को चेक करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं एलोकेशन में कि इनडायरेक्ट वेजेस 3 अलग अलग डिपार्टमेंट में चल रही है और सेपरेटली पता है कि इस डिपार्टमेंट में इतनी जाती है तो एलोकेट हो गया, पता नहीं है तो क्या करोगे, वर्कर के अकॉर्डिंग बांट दोगे। फिर आता है एलोकेशन एक डायरेक्ट प्रोसेस है और वहीं एलोकेशन क्या है, एलोकेशन चल रहा है एक इनडायरेक्ट प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को नीड किसकी करनी पड़ती है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन को। तो ये रहा हमारा एलोकेशन और अपोर्शनमेंट के बारे में बात। अब अगले पॉइंट में बात करेंगे रीअपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड और ओवर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब इसका पॉइंट आता है कि आप कैसे रीअपोर्शन करोगे, आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस डिपार्टमेंट में कैसे बांट दोगे, सर्विस डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कैसे बांट दोगे। तो यहाँ क्या बोला गया, कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। आप देखो कितनी कॉस्ट लग रही है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो कितने सर्विस डिपार्टमेंट, जैसे मेंटेनेंस और रिपेयर शॉप में काम क्या होगा, मशीनों या टूल्स को रिपेयर करना, तो या तो लेबर से कर सकते हो या मशीनर से कर सकते हो। फिर आता है प्लानिंग प्रोग्रेस हो गया, तो किस पे कर सकते हो, डायरेक्ट लेबर वेज से कर सकते हो, ट्रायल टूल रूम हो गया, कैंटीन वेलफेयर हो गया, हॉस्पिटल डिस्पेंसरी हो गया, तो नंबर ऑफ वर्कर हो गया, नंबर ऑफ एम्प्लॉय। मतलब आप ये ध्यान देंगे कि अगर मैं कहता हूँ कैंटीन है तो कौन जाता होगा, लेबर जाता होगा, तो नंबर ऑफ लेबर के अकॉर्डिंग बांट दिया। हॉस्पिटल है तो एम्प्लॉय जाते होंगे, पर्सनल डिपार्टमेंट है तो ये भी लेबर से रिलेटेड होगा, टाइम कीपिंग है तो होगा तो लेबर से रिलेटेड। पर अगर आपको और अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाए, आपको बोला जाए कितने नंबर ऑफ कार्ड पंच हुए, तो हम लोग को देखना बेस्ट इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है। वो तो सब कुछ लेबर पे जाएगा, पर आपको देखना बेस्ट इंफॉर्मेशन क्या मिलती है हमको इसके अंदर। अब कंप्यूटर सेक्शन है तो कितने घंटे कंप्यूटर चला, पावर हाउस है तो अब पावर हाउस है तो अगर आपको इलेक्ट्रिक पॉइंट मिल जाए तो बहुत अच्छा, वो नहीं मिला तो फ्लोर एरिया से काम चला लीजिए, ठीक। फिर आता स्टोर डिपार्टमेंट है तो अगर कितनी बार रिक्विजिशन आया, कितनी बार स्टोर से सामान निकाला गया वो ले लो, वरना अब वेट या वैल्यू निकाल लो। फिर द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, कितने क्रेन आर काम करा, फायर प्रोटेक्शन, कैपिटल वैल्यू, इंस्पेक्शन और इंस्पेक्शन आर। तो रटने से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चंस करेंगे समझ आने लग जाएगा। रीअपोर्शनमेंट के अंदर तरीके 2-4 हैं। पहला होता है डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दो, स्टेप मेथड कर दो या रेसिप्रोकल सर्विस मेथड कर दो। तो तरीके भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि बोला गया डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, डायरेक्टली बांट दिया, स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन बार बार बांटा। रेसिप्रोकल मेथड में कि इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन, ट्रायल एरर और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबके अलग अलग तरीके हैं।
प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे, तरीकों को समझना शुरू करेंगे। ये यहाँ तक बात रही हमारी कंप्लीटली थ्योरी के ऊपर। बात शुरू करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। तो पहला जो क्वेश्चन मेरे सामने आता है, जैसे कि आपको बोला मैंने पहले भी, यहाँ पर अलग अलग मेथड होते हैं, तो ये है डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड के ऊपर। बात शुरू करते हैं इसके ऊपर। तो क्या कहता है क्वेश्चन में यहाँ बोला गया कि सर्विस डिपार्टमेंट जिसकी कॉस्ट चल रही है अंडर दिस मेथड, उसको अपोर्शन कर रहे हैं ओवर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स ओनली। मतलब खाली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटना है और एक सर्विस, इग्नोरिंग सर्विस ऑफ वन डिपार्टमेंट टू अनदर। मतलब अगर मैं कहता हूँ मेरे पास यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट चल रहे हैं, 4 तरह के डिपार्टमेंट है, तो मैं यहाँ पर ये नहीं मान रहा कि स्टोर वाला टाइम कीपिंग को कोई सर्विस देता होगा, ये पावर वाला कैंटीन को, मतलब इंटर जो सर्विसेज है हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 में एक्सेल लिमिटेड के पास 3 तरह के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं और 4 तरह के सर्विस डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दिए हुए A, B, C यहाँ पर, और मुझे यहाँ पर बोला गया 80 लाख रुपए के टोटल कॉस्ट है। सर्विस डिपार्टमेंट दिया गया 4 लाख, 3 लाख, 1,60,000, 1 लाख रुपए, 9,60,000 रुपए, ये भी हम लोग को दिया हुआ है। अब फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है? पहले तो बोला गया हॉर्स पावर ऑफ मशीन 300, 300 और 200, नंबर ऑफ वर्कर भी मुझे यहाँ दिए गए, स्टोर्स वैल्यू ऑफ स्टोर्स रिक्विजिशन भी मुझे यहाँ पर दिया गया। आपको एक स्टेटमेंट बनानी है फर्स्ट ऑफ ऑल, apportioning the cost of service department over the production department using redistribution method। redistribution method के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर एक स्टेटमेंट बना कर देनी है। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मुझे जो काम करना पड़ेगा, पहले मैंने ABC को बनाया और अब आपको यहाँ पर पहले ही देखना पड़ेगा कि इनको बांटा कैसे जा सकता है, सर्विस वालों की कॉस्ट को प्रोडक्शन में हम लोग कैसे बांट सकते हैं। तो यहाँ बोला जैसे पावर है तो किस पे बढ़ जाएगा, कैंटीन पे बढ़ जाएगा। स्टोर्स डिपार्टमेंट तो नंबर ऑफ रिक्विजिशंस पे बढ़ जाएगा। अब टाइम कीपिंग अकाउंट्स और कैंटीन है, ये किस पे बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ वर्कर्स पे बांटा जा सकता है, नंबर ऑफ वर्कर्स, और हम लोग को अलग अलग तरह की कॉस्ट मिल गई। तो जरा यहाँ पे एक स्टेटमेंट पहले बनाएंगे। यहाँ पे मैंने पहले स्टेटमेंट की हेडिंग डाली सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड स्टेटमेंट, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड स्टेटमेंट। यहां आ जाता है टोटल, यहां आ जाता है डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। ठीक, यहां पे डालेंगे पर्टिकुलर्स और जितनी मुझे कॉस्ट दी गई है, कॉस्ट एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैंने आपको कहा था हमेशा दी होती है, एलोकेटेड कॉस्ट है तो क्वेश्चन में दी होगी, तो कॉस्ट एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन यहां डाल लेते हैं, कॉस्ट एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये मुझे यहां बोली गई है टोटल 80 लाख रुपीस की, 80 लाख की बोली गई थी और डिफरेंस भी दिए गए 30, 26 और 24, तो 30 लाख, 26 लाख, 24 लाख। ओके, अब बात शुरू करते हैं हम लोग हमारे सेकेंडरी के ऊपर। तो सेकेंडरी में देखो पहली कॉस्ट कौन सी दी गई है, स्टोर्स, कितने की, 4 लाख रुपए की। सेकेंडरी में यहाँ पर मैंने डाल दिया स्टोर्स, स्टोर्स है 4 लाख रुपए की। स्टोर किस पे बेस्ड होगा, कितने आपने मटेरियल रिक्विजिशन करा, तो मटेरियल रिक्विजिशन के ऊपर जरा बात देख लीजिए, कितने रुपए की मटेरियल रिक्विजिशन मुझे यहाँ बोले गए। ये मुझे बोले गए हैं 2,50,000, 1,50,000 और 1 लाख, 2,50,000, 1,50,000 और 1 लाख। क्या करेंगे जरा, 25, 15 और 10 आता है, इसको 5 से डिवाइड कर लीजिए, तो 3 ये आ गया 5:3:2, कितना आ गया, 5:3:2। तो यहाँ पे क्या डिवाइड करेंगे जी, 5:3:2, तो 4 लाख को डिवाइड बाय 10 into 5, तो यहाँ आता है 2 लाख रुपए, 1,20,000 और 80,000। ठीक, ये आ गया स्टोर्स। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, स्टोर्स के बाद क्या आ गया, इसके बाद आ गया टाइम कीपिंग एंड अकाउंट्स। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ आ गया टाइम कीपिंग, ये 5:3:2 में बटा था। अगला आता है टाइम कीपिंग। तो टाइम कीपिंग किस पे बेस्ड होगा, नंबर ऑफ वर्कर्स पे बेस्ड होगा। कितनी कॉस्ट है टाइम कीपिंग की, टाइम कीपिंग की कॉस्ट मुझे दी गई है 3 लाख रुपए की, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 3 लाख रुपए। और कितनी कॉस्ट है जी टाइम कीपिंग की, नंबर ऑफ वर्कर देखेंगे 20, 15, 15, 20:15:15, 4:3:3, तो 4+3+3 होता है 10 अगेन, तो यहाँ पर आ गया 1,20,000, यहाँ आ गया 90,000, यहाँ पर भी आ गया 90,000। ये भी 3 पॉइंट आ गए। अब ये आ गया 4:3:3, ये टाइम कीपिंग हो गया। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, टाइम कीपिंग के बाद हम लोग को अगला मिलता है यहाँ पर पावर, कितना है 1,60,000 का। तो जरा पावर चेक कर लेते हैं, पावर आ गया
1,60,000। अब देखिए पावर किस पे बेस्ड होगा, हॉर्स पावर ऑफ मशीन कितने दिया है 3:3:2, यहाँ पर डाल देंगे 3:3:2, 3+3+2 कितना होता है 8, तो 1,60,000 डिवाइड बाई 8 इंटू 3, तो यहाँ आ गया 60,000, 40,000, ये भी आ गया पावर। चलिए जी, पावर के बाद अगले पॉइंट पे बात करेंगे। इसके बाद आया कैंटीन। कैंटीन अगेन नंबर ऑफ वर्कर्स पे बेस्ड होगा, तो नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं 4:3:3 का रेशियो ऑलरेडी मुझे पता है। तो कैंटीन यहाँ कितना हो गया, कैंटीन हो गया 1,00,000 रुपए का, तो बांट लेंगे 1,00,000 रुपए के हिसाब से यहाँ आ गया 40,000, 30,000, 30,000। ठीक, तो ये आ गया मेरे पास मेरा टोटल, कितने मेरे टोटल एक्सपेंसेस लगे थे, सब उठा के जोड़ लेते हैं। तो 80 लाख प्लस 4 लाख प्लस 80 लाख प्लस 4 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1,60,000 प्लस 1 लाख, यहाँ आता है 89,60,000। देन 30 लाख, 2 लाख, 1,20,000, 60,000, 40,000, यहाँ आ गया 34,20,000। Then 26 lakhs, 1,20,000, 90, 60 and 30, 29 lakhs। फिर यहाँ आ गया 24 lakhs, 80,000, 90,000, 40,000, 30,000, 26 लाख 40,000। ये इंफॉर्मेशन पहले मेरे पास यहाँ पर आ जाती है। तो ये रहा मेरे सामने क्या सेकेंडरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, पूरे ये मेरे सामने आ गया उसका फाइनल एक आंसर। तो ये था सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। देखो इसमें अगला मेथड कौन सा आएगा, स्टेप मेथड। स्टेप मेथड में हम लोग यहाँ पर मानते हैं कि हम लोग ये मानते हैं कि डिपार्टमेंट सर्विस टू सर्विस डिपार्टमेंट के बीच में भी आपस में कोई सर्विस एक्सचेंज हुई होगी। इसका मतलब है अगर यहाँ y है या a या b है तो y ने a को दिया होगा, a ने y को दिया होगा। जैसे आप देख भी पा रहे हो, जरा यहाँ पर देखिएगा डिपार्टमेंट x कितना दे रहा है 25, 40 और 35। ठीक, x डिपार्टमेंट a और b क्या है प्रोडक्शन है, और x और y क्या है सर्विस है। डिपार्टमेंट y कितना दे रहा है 40 और 60। तो अगर आपका ध्यान जाए तो जो x डिपार्टमेंट है वो y को भी एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो हम लोग को यहाँ पर हम लोग सीधा डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, हम लोग यहाँ पे स्टेप मेथड का इस्तेमाल करते हैं। स्टेप मेथड कैसे काम करता है जरा देखिएगा। यहाँ पे आ गया अमाउंट गिवन 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख और 3,20,000। पहले मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। अब मुझे एक्सपेंस ऑफ पहले किसको बांटू, मैं x को बांटू। कैसे बांटूंगा, एक्सपेंस ऑफ x कितना है 2 लाख रुपए का, उसका 25%, 2 लाख का 25% आपको पता है 50,000 रुपए होगा। फिर 2 लाख का 40% 80,000 होगा 70,000। मैंने पहले उठा के ये बांट दिया। ये बांटते ही x क्या हो गया 0 हो गया, y बढ़ गया 2 लाख रुपए हो गया, ये भी बढ़ गया ये भी बढ़ गया। अब y क्वेश्चन आसान क्यों, क्योंकि y ने x को कुछ नहीं बांटा, तो सीधा क्या करेंगे यहाँ पर पहले y के खर्चा कितना रहा 1,50,000, 50,000 और जोड़ा था, यहाँ हो गया टोटल 2 लाख। 2 लाख को उठा के डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:3 में, क्योंकि हम लोग को दिया हुआ है 40 और 60%, तो 40% या 60% या ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो ये आसान तरीका क्यों है, क्योंकि खाली यहाँ पर एक ने दूसरे को दिया था, वाइस वर्सा नहीं चला था। क्या होगा अगर वाइस वर्सा होगा, रेसिप्रोकल मतलब जब दोनों डिपार्टमेंट या दो सारा डिपार्टमेंट दूसरे को सर्विस दे रहे होंगे। तो यहाँ पर हम लोग को 3 अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। पहला आता है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, दूसरा आता है ट्रायल एंड एरर मेथड, तीसरा आता है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तीनों पे बात करेंगे। क्वेश्चन शुरू करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला गया, बॉयलर हाउस कितना दिया है 3 लाख का, पंप रूम हम लोग को दिया गया 60,000 रुपए का, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, टोटल है 3,60,000 रुपीज। एलोकेशन बेसिस क्या है, बॉयलर हाउस को देखेंगे 60% है, पंप रूम को देखेंगे 10% है, बॉयलर हाउस को देखेंगे 35 और 40%। फिर देखेंगे बॉयलर हाउस का में 5% खर्चा किस में जड़ रहा है पंप रूम में, बॉयलर हाउस का 5% खर्चा किस में जाता है पंप रूम में, वही पंप रूम का 50% खर्चा किस में जाता है बॉयलर हाउस। ठीक, तो जरा अगर मैं बोलूं बॉयलर हाउस को मैं बी बुला लूं तो कितना खर्चा आया 3 लाख प्लस कितना खर्चा पंप रूम का हमारे ऊपर आ रहा है 50%, तो यहाँ कितना आ गया 0.50 पंप रूम। वही पंप रूम में देखें तो 60,000 और इसका कितना खर्चा आ रहा है 5%, तो 0.05 ऑफ बॉयलर हाउस। मुझे बस करना क्या है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो बचपन में जो चीज पढ़ी थी उसी का इस्तेमाल करेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लीजिए एडिशन सब्ट्रैक्शन का।
मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करा, तो मैंने डाला पंप रूम इज इक्वल्स टू 60,000 प्लस 0.05 ऑफ 3 लाख प्लस 0.50 ऑफ पंप रूम। अब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो यहाँ मैंने डाला 60,000, 3 लाख का 5% कितना होता है 15,000 प्लस 0.50 इनका 5% कितना होता है 0.025 ऑफ पंप रूम। तो 1 माइनस 0.025 0.975 आता है, 75,000 डिवाइड बाय 0.975 मैंने किया। यहाँ पर मुझे मिल गया 76,923 पंप रूम का खर्चा, 76,923 ये मैंने निकाल लिया। मैं इसी चीज को बॉयलर रूम में डाल देता हूँ, तो बॉयलर में मैंने डाला 3 लाख प्लस 0.50 ऑफ 76,923, 76,923 का 50% प्लस 3 लाख, 3,38,460 1 समथिंग, 3,38,461 461.5, तो 3,38,462 ये मेरे सामने दोनों के खर्चे आ गए। अब मुझे करना क्या है भाई, मुझे करना ये है कि मैंने उठाकर सीधा सीधा इन खर्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसका है तो 3,38,000 इसमें बांट देंगे 60 और 35%, तो मैंने यहाँ पे डाले 60% एंड 35% मैंने बांट दिया। तो 338,462 का 30% ये मैंने यहाँ बांटा, ये मैंने यहाँ बांटा। फिर पंप रूम में 10 और 40% था, मैंने उठा के यहाँ पे बांट दिया 769,234, मतलब मैंने पहले टोटल कॉस्ट निकाली फिर उठा के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका होता है बांटने का। आपको बस इक्वेशंस बनानी होती है, इक्वेशन बनाओगे और आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। आप चाहो तो इसको फुल फ्लेज तरीके से भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। फिर दैट अकॉर्डिंग टू ट्रायल एंड एरर मेथड, इसमें क्या होगा, हम लोग इसके अंदर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को फॉलो करेंगे खाली सर्विस डिपार्टमेंट के लिए। मतलब क्या होता है, आप क्वेश्चन के साथ एक बताना शुरू करता हूँ। साइंस लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दिए ए बी और सी, 2 सर्विस डिपार्टमेंट दिए एक्स और वाई। फॉलोइंग एज अ बजट, क्या बजट दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, फैक्ट्री रेंट मुझे दिया गया, पावर दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है, अदर ओवरहेड दिए हुए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे क्या बोला गया है, एरिया पर स्क्वायर फीट मुझे दिया हुआ है, कैपिटल एसेट दिए हुए हैं, मशीनरी दिया, हॉर्स पावर ऑफ मशीन दिया गया है। तो और टेक्निकल एस्टिमेट क्या है कि सर्विस डिपार्टमेंट एक्स वाई को देता है और वाई एक्स को भी दे रहा है सर्विस। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाता है। पहले तो फैक्ट्री रेंट मुझे दिया हुआ, तो मैं इसको किस में बांटू, मैं इसको बांटू सीधा सीधा एरिया में, ये तो एरिया में बढ़ जाएगा। पावर किस में बढ़ जाएगा, पावर बढ़ जाएगा हॉर्स पावर के अंदर, ठीक। डेप्रिसिएशन किस में बढ़ जाएगा, मशीन आवर में बढ़ जाएगा। इसके बाद या फिर आप चाहो तो डेप्रिसिएशन को आप कैपिटल में भी बांट सकते हैं। डेप्रिसिएशन को सबसे अप्रोप्रिएट क्या है, कैपिटल वैल्यू में बांटिए। इसके बाद क्या दिया, अदर ओवरहेड दिया हुआ है, इसे आप मशीन आवर्स में बांट सकते हो। तो मैंने इसको बांटना शुरू करते हैं यहाँ पर जरा। तो यहाँ पर आ गया डायरेक्ट, पहले तो डायरेक्ट को सीधा सीधा उठाना शुरू करेंगे। तो इसमें डायरेक्ट कितना है 2 लाख 1 लाख और 1 लाख 2 लाख, मैंने सीधा सीधा यहाँ पर उठाकर डाल दिया। बाकी का डायरेक्ट से मुझे कोई खास मतलब अभी नहीं है। जरा फैक्ट्री रेंट को बांटना शुरू करते हैं। तो फैक्ट्री रेंट मुझे कितना दिया गया 4 लाख। रेशो देखो 5 50 25 50 25 50, मतलब 2:1 2:1 2 + 1 + 2 + 1 + 2 कितना हो गया 8। तो क्या करेंगे 4 लाख डिवाइड बाय 8 × 2, 1 लाख रुपए यहाँ आता है, 50,000 1 लाख 50,000 1 लाख, सीधा सीधा हो गया काम खत्म। अगले पे बात करते हैं पावर। पावर किस पे मैंने आपको कहा है, हॉर्स पावर पे। तो देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 50:40:20:15:25, 5 का रेशियो उठा लेते हैं। 10:8:4:3:5, सीधा सीधे बात हो गई। तो 10 + 8 + 4 + 3 + 5 कितना हो गया 30। कितना आ गया जी 30। तो कितना आ गया यहाँ पर हमारा पावर है 2,50,000। तो 2,50,000 डिवाइड बाय 30 × 10, ठीक है। सीधा सीधा आप या तो ऐसे कर सकते हो या फिर आप इसको फुल फ्लेज रेशियो में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम लोग को 50-40 दिया गया तो आप उसके अकॉर्डिंग इसका यूज कर सकते हैं। तो जैसे मुझे यहाँ पे बोला गया कि ये 50 है, 50 + 40 + 20 + 15 + 25, तो 150 होता है। तो मैंने सीधा सीधा यहाँ पे क्या किया 2,50,000 डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय 10, मैं इसका भी यूज कर सकता हूँ। तो पावर आप हॉर्स पावर से भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसका एक और तरीका, एक और भी मैं आपको तरीका इसका बता दे रहा हूँ। एक और तरीका ये होता है कि टोटल हॉर्स पावर निकालो इनटू मशीन, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को कर दो, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों। उसके बाद जो रेशियो होता है वैसे ही आप इसको कंप्यूट कर सकते हो। बुक उन्होंने वैसे ही करा, हॉर्स पावर इनटू मशीन आवर मल्टीप्लाई करके फिर निकाला हुआ है। देन गोस फॉर डेप्रिसिएशन, कैपिटल वैल्यू को उठाना शुरू कर दीजिए।
तो 20, 40, 20, 10 और 10 100 हो जाता है। तो एक सीधा सीधा 1 लाख को इस रेशो में बांट दीजिए, कितना डिवाइड बाय 100 इंटू 20 इंटू 40 एंड सो ऑन। फिर आता है अदर ओवरहेड, सीधा सीधा मशीन एरर में बांट दो। तो ये खैर मेरा टॉपिक नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, टॉपिक ये तो आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। अब अगला पॉइंट आता है कि आप इसे कैसे सर्विस डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो जरा सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे देखिए, 4,75,000 और 5,35,000 ये आता है, 475 और 5,35,000। अब जरा अगले पॉइंट पे बात करते हैं, कितना बटना चाहिए वाई में 10%, कितना 5%, 45, 15, 10 और 10। ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 10% जो एक्स का वाई में था पहले मैंने उसको उठा के यहाँ पर जोड़ दिया, सीधा सीधा मैंने जोड़ दिया। मैंने कहा कि भाई आपका एक्स का जो है, जो एक्स है और वाई है, तो इसका आ रहा है 4,75,000, 5,35,000। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10% इसका छोड़ देंगे, तो 47,500 यहाँ आ गया, 5,82,500। काम खत्म हो गया। अब अगले स्टेप पे क्या करना है, इसमें कितना देना है, इसमें हम लोग को देना है 5%। तो मैंने उठा के यहाँ पे 5% फिर से जोड़ दिया, इसका 5% मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, 29,125। ठीक जी, ये आया। ये हमारे जो भी मेरा आता है। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई ये तो पूरा पूरा मेरा माइनस हो ही चुका था, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे 475 को बांटा था तो यहाँ पर मेरा पूरा का पूरा खर्चा जो था वो खत्म हो चुका था। कैसे खत्म हो चुका था ये देखिएगा। करना क्या है, मैंने यहाँ पर ए बी, पहले मेरे डिपार्टमेंट जो थे ए बी और कितने थे जी, ए बी और सी, मैंने यहाँ पे डाला ए बी और सी, एक्स और वाई। तो मैंने यहाँ पे डाला मेरे टोटल ओवरहेड कितने हैं, तो एक्स में कितने हैं 4,75,000 और वाई में कितने चल रहे हैं 5,35,000, 5,35,000 रुपए। तो मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले यहाँ पर 4,75,000 को जो भी मेरा रेशियो मुझे दिया मैंने उठा के बांटना शुरू कर दिया। मतलब कितना, 45, 15, 30 और 10, कितना कितना दिया हुआ 45, 30, 15 और 10। तो मैंने उठा के 45, 30, 15 और 10 में उठाकर इसको बांट दिया उठाकर। तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4,25,000 इंटू 45%, 2,13,750, 1,42,500, 45, 30, 15 एंड 10 है, तो 4,25,000 इंटू 15%, यहाँ पे बेटा 10%, यहाँ पर आ गया 47,500। और ये क्या हो गया, यहाँ पर आया 47,500 और यहाँ पर ये हो गया मेरा माइनस, ये हो गया मेरा 0। अब जरा इसको जोड़ेंगे 47,500 को, तो यहाँ पर आता है 5,82,500, 5,82,500। इसका मैंने 5% निकाला, 29,125 ये आ गया। बाकी का आप यहाँ पे बांट सकते, बाकी से में कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आया 29,125। अब देखो 29,125 यहाँ आ गया, तो अगेन क्या होगा 29,112, 10% दिया हुआ था ना ऊपर, 10% बांटना, तो सीधे सीधे क्या करेंगे 2912 या 13 कर दो उसको। ठीक है, तो 2913 ये कर दिया। अब 2913 है तो उसका 5%, 146 अगेन, मतलब 2913 को पहले इसमें बांटोगे और यहाँ पर सीधा सीधा 5%। तो ये होता है मेरा ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक, ये कुछ मिलता जुलता ही होता है किसके साथ, ये मिलता जुलता होता है मेरे स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन से भी। फर्क क्या रहेगा इसके अंदर, अब देखो यहाँ पे जो मेरा टोटल ला रहा है, अगर मैं बात करता हूँ स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन में, तो क्या होगा, प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि फिगर 100 रुपए के आसपास नहीं आती। यहाँ पर क्या करना होता है, मैंने 146 यहाँ करा, अब आपको करना क्या, अब आपको यहाँ पे उठा के टोटल मार देना है। 3 स्टेप हो गए, अब आप उठा के टोटल देखो तो कितना कितना टोटल आता है, जरा चेक करते हैं। कितनी बार मैंने माइनस किया है, मैंने यहाँ पर एक बार ये माइनस किया, 4,75,029,125। ठीक है, 2 बार मैंने माइनस किया तो आता है 5 और 146, तीसरी बार आया 5,04,271 रुपए। यहाँ पर 5,82,500 आया, तो फिर 2913 आया, तो यहाँ पर आया 5,85,413। ये तो मेरे पास है। अब इसको क्या करेंगे आप, अब देखिएगा जरा, ये क्या यहाँ पे टोटल कितना होता है, जरा जोड़ेंगे इसको और फिर इसका टोटल को जोड़िए। यहाँ आता है 90%, यहाँ आता है 95%। तो ट्रायल एंड एरर के अंदर क्या करेंगे, जो टोटल आ गया 90% उठा के बांट दो, डिपार्टमेंट एक्स का 90% बांट दो, डिपार्टमेंट वाई का 95% बांट दो, सीधा सीधा 90%, मतलब 5,04,000 जो भी मेरा आता है 5,04,271 है, इसको राउंड ऑफ करके 90%, 5,04,300 का 90% कितना आता है 4,58,500
53,870, इसको बांट दीजिए और यहाँ पर आता है 585,400 मल्टीप्लाई बाय 95%, यहाँ पे 5,56,130 आता है। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए किस किस रेशियो में, जो हमारा रेशियो ऑलरेडी डिफाइंड है। तो इसके अंदर ट्रायल एंड एरर का मतलब क्या हुआ, एक चीज को छोड़ते हुए चलना है। एग्जाम में आने के चांसेस कंपैरेटिवली कम रहते हैं। एग्जाम में ज्यादा क्या आता है, वो आता है स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हम लोग पीछे ही कर रहे थे, अगर मैं उसी को ही कंटिन्यू कराऊं तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, 146 आया ना, अब ये 100 रुपए के आसपास आ गया। अब यहाँ पर देखो 10% करा तो यहाँ पे 15 रुपए बांट दो, 146 का 10% 15 था, यहाँ पे 5 रुपए बांट, यहाँ पे आप उसका 5% बांट दोगे, 15 का 5% 0.75, मतलब 15 आया तो काम खत्म। ठीक है, 100 रुपए या 10 रुपए के आसपास आ जाए तो काम खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है जैसे हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही करेंगे। यहां तक मैं आपको लेकर गया था 291 to 146 तक, अब देखो 15 रुपए आया, 9 और 6 2 में बांट के काम खत्म। मतलब आप इसको 3 स्टेप तक आगे बढ़ाइए, जैसे आप बांट रहे थे सब में उठा के बांटते, जो जैसे ये 10 रुपए या 100 रुपए के आसपास है उठा के बांट के खत्म कर दो। तो ये तरीका होता है किसका, हमारा स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो इतने तरीके होते हैं, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन या साइमल्टेनियस इक्वेशन या ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर और हमारा जो स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑलमोस्ट सेम है, बस उसमें एक स्टेप में आकर रोक देना है, इसमें उठा के कंटिन्यू करते जाना है। तो ये बात रही हमारे अभी तक के चैप्टर के बारे में, जिसके अंदर हम लोगों ने बात करी है अभी रीअपोर्शनमेंट के बारे में। अगले कंसेप्ट पे बात शुरू करेंगे, इसका नाम है अब्सॉर्बिंग ओवरहेड्स ओवर कॉस्ट पर यूनिट या प्रोडक्ट सेक्टर। अब इसमें करना क्या है, हम लोगों ने जैसे कि पहले बात हुई थी, एलोकेशन करा, अपोर्शनमेंट करा और रीअपोर्शनमेंट भी करा। तो अब रीअपोर्शनमेंट में हमें करना क्या है, हम लोग को यहाँ पर आकर अपनी जो भी हमारी कॉस्ट आई है उसको अब्सॉर्ब करना है हमारे स्टैंडर्ड बेसिस पे। मतलब जितनी भी हमारी कॉस्ट है उसे हम लोग डिवाइड करेंगे एक्चुअल ओवरहेड से बाय नंबर ऑफ यूनिट्स वर्क डन और एस्टिमेटिंग ओवरहेड बाय एस्टिमेटेड आउटपुट। कैसे काम होगा जरा बात शुरू करते हैं सिनॉप्सिस क्या एलोकेशन की। पहले तो एक्सपेंसेस जो रिलेट कर रहे हैं डिपार्टमेंट ए में और एक्सपेंसिव रिलेट करते हैं सारे डिपार्टमेंट में। तो देखिए जो डिपार्टमेंट ए के एक्सपेंसिव पहले हमने क्या करे, हमने एलोकेट करे। एलोकेट करने का पर मतलब क्या था, हमने सारे के सारे खर्चों को क्या करा, एलोकेट कर दिया। और एलोकेट करने के बाद हम लोग यहाँ पे उसको एलोकेटेड ओवरहेड में देखो डालते गए, डिपार्टमेंट ए में एलोकेटेड ओवरहेड डाले। फिर हमने जो अपोर्शन थे तो देखो ए बी सी में पहले एलोकेटेड खर्चे डाले, फिर जो अपोर्शन होने थे उनको अपोर्शन उठा के कर दिया, मतलब सर्विस डिपार्टमेंट में भी एलोकेट करा, फिर जो अपोर्शन ओवरहेड थे वो सब में उठा के अपोर्शन करे, फिर इनके दो सबके ओवरहेड उठा के रीअपोर्शन कर ले। तो आपको ध्यान किस बात पर रखना है, पहले आपको करना है एलोकेशन, फिर आपको करना है अपोर्शनमेंट, इसके बाद आपको करना है रीअपोर्शनमेंट। और जब ये हो जाएगा तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप उठाकर यहाँ पर करेंगे, इसके बाद आपको उठाकर यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका टोटल ओवरहेड्स। देखो यहाँ मुझे मिलते हैं मेरे टोटल ओवरहेड। अब इस टोटल ओवरहेड को हम लोग को करना है अब्सॉर्ब। अब्सॉर्प्शन का यहाँ मतलब क्या है, मतलब कितना पैसा पर यूनिट कॉस्ट सेंटर पे लगा। कॉस्ट सेंटर क्या हो सकता है, कॉस्ट सेंटर आपका मशीन बेस्ड भी हो सकता है, लेबर बेस्ड भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग को करना क्या होता है, हर इंडिविजुअल जॉब को हम लोग उसके अकॉर्डिंग अब्सॉर्ब कर रहे होते हैं। अब देखो अब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड कितने तरीके के हो सकते हैं, एक होता है परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल से, एक होता है प्राइम कॉस्ट से। प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट ओवरहेड, ये होता है हमारा प्राइम कॉस्ट। हम लोग इसके तरीके से भी कर सकते हैं। फिर आता है लेबर आर से, लेबर आर रेट से कर दिया, मशीन आर रेट से कर दिया, फिर रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट से कर दिया। कैसे काम करेगा ध्यान से देखिएगा, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल मतलब कितने का मटेरियल लग रहा है उसके अकॉर्डिंग निकाल दो, कितने की प्राइम कॉस्ट लगी, कितने का लेबर लगा, इसके अकॉर्डिंग निकाल दो। तरीका क्या होगा, मान लो टोटल ओवरहेड मेरे आते हैं, टोटल ओवरहेड मिला के मेरे आ गए 10 लाख रुपए के। अब मैं कहता हूँ मेरे मशीन आर कितने लगे, 1 लाख मेरे मशीन आर लगे। और एन एग्जाम्पल बात करता हूँ, और मेरा जो सेंटर था वो मशीन बेस्ड था, कॉस्ट ऑब्जेक्टिव मेरा मशीन बेस्ड है। तो पर आर कितना खर्चा आया, 10 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, ये आ गया पर आर खर्चा। कितना हो गया जी, 10 रुपए हो गया। 10 लाख डिवाइड बाय 1 लाख कितना हो गया, 10 रुपए का खर्चा हो गया। अब 10 रुपए का यहाँ पर मतलब क्या हुआ, अगर कल को आप मेरे पास आते हो और मुझे बोलते हो कि मुझे एक प्रोडक्ट आपसे बनवाना है, क्यों हम लोग ये निकाल रहे हैं, मैंने कहा मुझे आपको, आप कहते हो मुझे प्रोडक्ट बनवाना है, मुझे उसकी 100 यूनिट चाहिए। तो मुझे पता है 100 यूनिट बनाने में डायरेक्ट मटेरियल खर्चा इतना आएगा, डायरेक्ट लेबर इतना आएगा, डायरेक्ट ओवरहेड इतने के लगेंगे। मैं कहता हूँ इनडायरेक्ट ओवरहेड कितने के लगेंगे,
तो अब सपोज मैं ये देखूंगा कि मेरी मशीन कितने घंटे चली, मैंने कहा मेरी मशीन इस काम के लिए 50 घंटे चलेगी, 10 रुपए घंटे का खर्चा है, तो मेरे ओवरहेड कितने के हो गए, 500 रुपए के। ओवरहेड कितने के हो गए जी, 500 रुपए के। इतना सा खाली फायदा होता है हम लोग को ऑब्जॉर्प्शन निकालने का। इसको आप मटेरियल के ऊपर भी निकाल सकते हो, प्राइम कॉस्ट पे भी निकाल सकते हो, जैसे आपको बोला जाए वैसे निकाल सकते हो, जिसपे आपको इससे आप इसको रिलेट कर पाओ। तो अगर मटेरियल पे बोला जाएगा तो कितने का मटेरियल लगा, उसका इतना परसेंट। मान लो आपने कहा 10 लाख रुपए का ओवरहेड है, मटेरियल कितने का लगता है, लेटेस्ट आपने कहा मेरा मटेरियल 8 लाख रुपए का लग रहा है, तो आप उसका परसेंटेज निकाल दो। 10 लाख डिवाइड बाय 8 लाख, आप कहते हो जितना भी मटेरियल लगेगा उसका 125% मेरा ओवरहेड होगा। सिमिलरली आप उसको लेबर के लिए निकाल सकते हो। तो ये फायदा होता है हम लोग को कि हमारे अब्जॉर्प्शन ओवरहेड्स निकालने का। फॉर्मूला अलग अलग दिया पर फॉर्मूले की हम लोगों को उसका जरूरत नहीं पड़ती। टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड अपॉन बजटेड डायरेक्ट मटेरियल, फिर दिया हुआ टोटल प्राइम कॉस्ट अपॉन टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड अपॉन प्राइम कॉस्ट। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो आप कहते हो फैक्ट्री ओवरहेड 90,000 रुपए के हैं, तो मटेरियल के कितने लग गए, 2 लाख डिवाइड बाय 90,000 कर लीजिए, 2 लाख डिवाइड बाय 90,000 ये हमारा लगा। या आप से फैक्ट्री ओवरहेड को अगर आप ऐसे निकालते हैं तो आपने क्या किया, यहाँ पर सीधा सीधा आपने बोला 90,000 का मेरा ये लग रहा है अपॉन 2 लाख। इसको अगर इस तरह से निकालूं तो कैसे आएगा, 90,000 डिवाइड बाय 2 लाख का परसेंटेज कितना आ गया, 45%। ठीक। अगर मैं प्राइम कॉस्ट पे निकालूं तो मैं डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर दोनों को जोड़ दूंगा, तो 45% इस तरह से मेरा निकाला जा सकता है। जो भी मेरा परसेंटेज आ रहा है 3 लाख डिवाइड बाय 90,000 डिवाइड बाय 3 लाख कर दोगे। तो यहाँ पे अगर मैं ये बोला जाता है, कल को अगर मुझे कहा जाता है कि मटेरियल कॉस्ट 10,000 का, डायरेक्ट लेबर 7,000, और अगर मेरा फैक्ट्री ओवरहेड मटेरियल से रिलेट करता है तो मुझे कितने रुपए की हमारा टोटल कॉस्ट लगेगी, तो मैंने 10,000 में 7,000 जोड़ा, मैंने कहा तो लगेगा ही, प्लस साथ में क्या लग जाएगा 45% मटेरियल बोल रहा हूँ मैं, तो 10,000 का 45% कितने का लग गया, 4500 का, 21,500 रुपए मेरी टोटल कॉस्ट आ गई। सिमिलरली मैं आगे भी कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे आया 2 लाख और 1 लाख है, कितना हो गया, 3 लाख रुपए का ये हो गया, तो 90,000 डिवाइड बाय आपने 3 लाख रुपए करा, तो यहाँ पर आता है 30%, तो 30% ऑफ कितना, 17,000 का फिर 30% जोड़ दीजिए, 22,100 ये भी आ सकता है। तो ये एक प्रैक्टिकल रीजन होता है वैसा करते क्यों ना। आप क्या तरीका यूज करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सिमिलरली आप इसको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट से भी दे सकते हो, प्रोडक्शन ओवरहेड अपॉन लेबर कॉस्ट आपने कर दिया, इसमें आप लेबर आर का रेट भी इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब अगर आपको लेबर आर दिए गए तो प्रोडक्शन ओवरहेड अपॉन डायरेक्ट लेबर आर कर दिया। अब कई बार क्वेश्चन में दिया होता है, कई बार आपको देखना पड़ता है कि क्वेश्चन में ये चीज क्लियरली मेंशन है कि नहीं है। क्लियरली मेंशन नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो डिपार्टमेंट है वो किस बेस पे काम कर रहा है, वो लेबर पे काम कर रहा है कि मशीन पे, तो आपको उस अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो मशीन रेट हमने कैसे निकाला, जो हमने बोला, हमने फिर से मैं बात रिपीट करी, टोटल ओवरहेड पोर्शन जो हम लोग को दिए हुए हैं उसको अगेन आपने रीअपोर्शन करा, एलोकेट करा कॉस्ट को, टोटल प्रोडक्टिव आर निकाले, और उसके बाद आपने रिजल्टिंग फिगर आपकी मशीन आर आ जाती है। तो इसके ऊपर काफी ज्यादा थ्योरी दी हुई है, बट हम लोग को जो समझने वाली बात है वो ये कि मशीन आर से डिवाइड करना है। उसमें हम लोग को जो हमारे नॉर्मल मशीन आर है खाली उनको लेना है, कोई डाउन टाइम है कोई भी चीज है उसको हटा देंगे, नॉर्मल मशीन आर को लेंगे उसके अंदर हम लोग हमेशा। अब ओवरहेड कितने तरीके के हो सकते हैं, तो उसमें एक आता है नॉर्मल ओवरहेड हो सकता है, फिर एक आता है प्री डिटरमिन्ड रेट हो सकता है, फिर आता है ब्लैंकेट रेट हो सकता है, फिर आता है डिपार्टमेंटल रेट भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, नॉर्मल ओवरहेड रेट। ये रेट कौन सा होगा, ये रेट कैसे निकलेगा, बाय डिवाइडिंग एक्चुअल ओवरहेड बाय द एक्चुअल बेस। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, हमारा एक्चुअल रेट। तो नॉर्मल ओवरहेड कैसे निकलेगा, एक्चुअल अमाउंट ऑफ ओवरहेड जो भी चल रहा है डिवाइड बाय एक्चुअल बेस कर लीजिए। प्रीडिटरमिन्ड ओवरहेड किस पे रहेगा, ये बजट पे बेस्ड है, बजटेड ओवरहेड अपॉन बजटेड रेट रहेगा। तो प्रीवियस ईयर से निकाल सकते हो, एस्टिमेशंस के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे खर्चा 10,000 रुपए का था, आपको 4,000 का था, तो हमने एक एस्टिमेशन ले लिया कि इतने रुपए का होगा, नॉर्मल एक्चुअल पे काम करता है। फिर ब्लैंकेट ओवरहेड रेट, ये सिंगल ओवरहेड रेट होता है, मतलब पूरी की पूरी फैक्ट्री पर एक ही ओवरहेड रेट अगर हम लोग लगाना चाह रहे हैं। कुछ फैक्ट्री जहां पर खाली एक ही तरह का प्रोडक्ट बन रहा है, कंटिन्यूस प्रोडक्शन हो रही है, वहां पर ब्लैंकेट ओवरहेड काम कर जाता है। जैसे कि टोटल ओवरहेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस ऑफ बेस, टोटल ओवरहेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। कहां पे काम आएगा, जहां पर सिंगल मेजर प्रोडक्ट होगा और जहां पर सारे के सारे डिपार्टमेंट्स पे काम हो रहा होगा एक ही तरीके का। वहीं डिपार्टमेंटल ओवरहेड कैसे काम करेगा, ये काम करता है रेफर्स टू कंप्यूटेशन ऑफ वन सिंगल ओवरहेड रेट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्शन और अ यूनिट, पूरे डिपार्टमेंट पे। ब्लैंकेट ओवरहेड पूरे फैक्ट्री पे की पूरे डिपार्टमेंट पे, तो ओवरहेड डिपार्टमेंट ऑफ कॉस्ट सेंटर अपॉन कॉरस्पॉन्डिंग बेस। तो अगर डिपार्टमेंट में अलग अलग यूनिट्स हैं तो आप डिपार्टमेंटल ओवरहेड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर अलग अलग यूनिट्स नहीं है तो आप एक ही डिपार्टमेंटल ओवरहेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग को यह दिया गया एक मशीन है, 1 करोड़ रुपए की कॉस्ट है, 10 साल तक हमको लगता है उसकी लाइफ रहेगी, एट द एंड 9 लाख रुपए की बिक जाएगी।
रिपेयर पूरी लाइफ में रहेंगे 18 लाख रुपए के। मशीन 4380 आवर ऑन एन एवरेज चलती है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है 15 यूनिट पर आवर का, रेट है 5 रुपए का। मशीन 1/4 ऑफ एरिया जो है वो ऑक्यूपाई करती है और उसकी हैज 2 पॉइंट्स आउट ऑफ टोटल 10 पॉइंट्स फॉर लाइटिंग, ठीक है। फोरमैन अपना 1/6 टाइम भी डिवोट करता है। मंथली रेंट दिया हुआ 30,000 का, लाइटिंग चार्जेस इतने दिए हुए हैं। फोरमैन को सैलरी देते हैं 19,200 रुपए की। मशीन आ रेट निकालना है, ये अज्यूम करते हुए कि 1% पर एनम कम इंश्योरेंस पे करते हैं, एक्सपेंस ओवरऑल 900 रुपए का। तो बेसिकली मशीन की कॉस्टिंग को निकालने को बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर 4380 है, हम लोग पहले देखते हैं, हम लोग को पर मंथ के घर निकालने को बोला जा रहा है। तो 4380 है तो 1 पे 12 कर दीजिए, तो आपको 365 आवर्स पर मंथ आपको यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपके सामने दो तरह के खर्चे आते हैं, फिक्स्ड और स्टैंडिंग। जरा मैं खर्चों को निकालना शुरू करता हूँ। पहले तो क्या आ गया कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना है, 15 यूनिट्स पर आवर। 15 यूनिट्स पर आवर का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है। 365 घंटे मेरी मशीन चलती है, तो 15 इंटू 365, 5475 तो यूनिट कंज्यूम हुई होगी। और रेट पर यूनिट कितना है, 5 रुपए का। तो रेट पर यूनिट अगर मेरा आ रहा है 5 रुपए का, तो मैं उसे अकॉर्डिंग निकाल सकता हूँ। 5 रुपए के हिसाब से आ गया इंटू 5, 5475 इंटू 5, ये आ गया 27375 डिवाइड बाय 365 करोगे तो आपको वापस से 75 मिल जाएगा, मतलब पर आवर। वेरिएबल हमेशा पर आवर पे निकालते हैं। इसके बाद मुझे और क्या बोला गया, मशीन 1/4 एरिया ऑक्यूपाई करती है। रेंट कितना है जी ये तो फिक्स्ड हो गया। रेंट कितना है, 30,000। 30,000 डिवाइड बाय 4, तो 75 का रेंट आ गया। इसके बाद बोला जा रहा है कि 10 में से टोटल 2 लाइट पॉइंट हम यूज करते हैं। बिजली का खर्चा कितना आता है, 8,000 रुपए पर मंथ। 8,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 2, 8,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 2, क्योंकि 2 लाइट पॉइंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 1,600 रुपए यहाँ पर भी आ जाता है। फिर फोरमैन की सैलरी मुझे कितनी दी जा रही है, फोरमैन की सैलरी 19,200 रुपए और 1/6 टाइम बॉडी नोट करता है, डिवाइड बाय 6 कर दीजिए, 3,200 रुपए, ये भी आ गया। फिर सैलरी एक्सपेंस आ गए और इंश्योरेंस। देखिए 1 करोड़ की मशीनरी है, 9 लाख रुपए की मुझे लगता है बिक जाएगी, इंटू 1% डिवाइड बाय 12, 7583, ठीक है। 1 करोड़ की मशीनरी है और 1 लाख पे बिक जाएगी, डिवाइड बाय 12 कर दीजिए और उसका 1%। सिमिलरली 1 करोड़ की मशीनरी है, डिवाइड माइनस 1 लाख किया, 91 लाख आता है। 91 लाख में डिवाइड किया मैंने इसको 10 से, तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 9,10,000, डिवाइड बाय 12 कर दीजिए, तो 75,833 आ गया डेप्रिसिएशन। ये तो सारे खर्चे हो गए। सबको टोटल किया, डिवाइड बाय 3 आपने कर दिया 365, 9616 डिवाइड बाय 365 कितना आ गया, 264.70, और इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये आ गया मेरे मशीन आर रेट। काम खत्म। ये कितना आ गया मेरा मशीन आर रेट आ गया। तो ये कुछ तरीका होता है मशीन आर रेट निकालने के ऊपर बात आती है। अब इसमें एक और क्वेश्चन मेरे सामने, उस पर भी बात करते हैं। एक मशीन शॉप कॉस्ट है, 3 मशीन इक्वल कैपेसिटी की रखकर बैठे हुए और बोला जा रहा है कि टू ऑपरेट दीज 3 मशीन्स 9 ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है, 3 ऑपरेटर ऑन ईच मशीन। ऑपरेटर को कितना पे करते हैं, 20 रुपए पर आवर। फैक्ट्री वर्क फॉर 48 आवर्स इन अ वीक व्हिच इंक्लूड 4 आवर्स सेटअप टाइम। 48 आवर्स की फैक्ट्री है, 4 घंटे का सेटअप टाइम, तो कितना आ गया, 40। वर्क इज ओनली डन बाय ऑपरेटर। वर्क कौन कर रहा है, जो ऑपरेटर कर रहा है। ऑपरेटर्स आर पेड फुल्ली फॉर 48 आवर्स। ऑपरेटर को कितना पे कर रहे हैं हम लोग, फुल्ली 48 आवर्स का पेमेंट करते हैं। इन एडिशन दे आर पेड एट अ बोनस ऑफ 10% ऑफ प्रोडक्टिव टाइम। 10% का प्रोडक्टिव टाइम का बोनस भी उनको दे रहे हैं। कॉस्ट आर रिपोर्टेड फॉर दिस कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ 13 4 वीकली पीरियड, ठीक है। तो कितनी कितनी चीजें आती हैं, सबसे पहले तो आया कि फैक्ट्री के अंदर 48 घंटे काम चल रहे हैं, 4 घंटे का हमारा फैक्ट्री का सेटअप टाइम है और वर्क जॉइंटली ऑपरेटर करते हैं, ठीक। उसके बाद बोला जा रहा है कि ऑपरेटर पूरे 48 आवर्स काम कर रहे हैं, 10% का बोनस भी प्रोडक्टिव टाइम का उनको देते हैं। कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग मशीन आर रेट इंक्लूड करती है डायरेक्ट वेज को फैक्ट्री के अंदर और रिकॉप करती है फैक्ट्री वर्क को एलोकेटेड टू द मशीन। डेप्रिसिएशन इज गिवन, मशीन के रिपेयर मेंटेनेंस की दिया हुआ है, कंज्यूमेबल स्टोर्स दिया हुआ है, पावर हम लोग को दिया हुआ है। फिर बोला जा रहा है कि अपोर्शनमेंट टू द कॉस्ट सेंटर, मतलब रेंट पर एनम दिया हुआ है, लाइटिंग एंड हीटिंग भी हम लोग को दिया हुआ है इसके अंदर। फैक्ट्री के फोरमैन सैलरी भी दी हुई है और एक्सपेंडिचर भी हम लोग को दिया हुआ है। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे सामने। तो जरा पहले मशीन का टोटल प्रोडक्टिव टाइम, इफेक्टिव टाइम निकाल लेते हैं। तो कितना हो गया, 48 आवर्स आप बोल रहे हो, 4 घंटे मशीन 4 हफ्ते में काम करती है। आप कह रहे हो उसमें 4 इंटू 4 बेकार भी रहता है, तो 48 इंटू 4 माइनस 16, 176 आवर मशीन का इफेक्टिव टाइम आ गया। जरा खर्चे जोड़ने शुरू करते हैं। तो पहले तो खर्चा क्या दिया हुआ है हम लोग को, पहले खर्चे में बात करेंगे तो रेंट दिया हुआ है, ये सारे मेरे फिक्स खर्चे हैं। तो रेंट
5400 is given, heat lighting is given 97072 पर एनम दिया हुआ, तो मतलब फिक्स्ड हो गया। सब फोरमैन की सैलरी है 12,960 रुपए की, अदर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 18,000, 5400 9720 12,960 और 18,000 46080। ठीक, इसके बाद आगे बात करेंगे। ये क्या स्टैंडिंग चार्जेस पर एनम के हम लोग को दिए हुए हैं। अब ये तो 4 हफ्ते के दिए हुए हैं और हम लोग को किस पे दिए हुए हैं, सारी मशीन पे दिए हुए हैं। हम लोग को भी इसको एक मशीन पे अपनी लेकर आना है, क्योंकि 3 मशीन से सारी मशीन के हम लोग को उसको एक मशीन पे लेकर आना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 46080 को मैंने यहाँ पे डिवाइड किया किससे, 3 मशीन से, और किसके लिए, 4 वीकली पीरियड पे। तो मैंने इसको पहले तो डिवाइड किया 3 से, 15360, एक तो ये आ गया। उसके बाद मैंने इसको किससे करा, मैंने इसको फिर डिवाइड करा कि मेरे, क्योंकि पर एनम है तो मैं इसको फिर डिवाइड करा, पहले तो एक मशीन के आए, फिर मैंने इसको डिवाइड करा 4 वीक पीरियड से। और अब जरा यहाँ पर ध्यान देंगे, आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया, आपको बोला गया था 4 वीक पीरियड के खर्चे आपको निकालने, 4 वीक पीरियड के, और ये खर्चे किसके दिए, पर एनम के दिए हुए हैं। आपको किसके निकालने, 4 वीक पीरियड के निकालने। तो मैंने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करा किससे, साल में 52 हफ्ते, तो एक वीक का आ गया इंटू 4 कर दीजिए, साल में 52 हफ्ते हैं, एक वीक का आ गया इंटू 4 कर दीजिए, 1181.54 यहाँ आ जाता है। ये तो सारे खर्चे ये वाले हो गए। अब बात करते हैं वेजेस के ऊपर, कितने की वेज हम लोग उनको पे कर रहे हैं। जरा वेज पे बात करेंगे, बोला जा रहा है 48 आवर्स के हम उनको वेजेस पे करते हैं, ठीक बात है, और कितनी पे कर रहे हैं जरा इस पे बात करेंगे। तो 48 आवर्स की हमको वेज पे करते हैं 4 हफ्ते के लिए, और एक वेज कितनी है, 20 रुपए, और 3 ऑपरेटर्स के, तो उनकी वेजेस आ गई। बोनस पे बात करते हैं, तो कहा जा रहा है बोनस किसका दे रहे हैं, बोनस इफेक्टिव आवर का दे रहे हैं। देखो 48 इंटू 4 करोगे तो टोटल वेज आ जाती है 48 इंटू 4 192, पर इफेक्टिव आवर तो 16 घंटे का मतलब 176 है, तो 176 इंटू क्या करा हमने 20 इंटू 3, तो ये हमारा आ गए हमारे बोनस का टाइम। तो टोटल स्टैंडिंग चार्ज मेरे सामने ही आ जाता है। अब बात कर रहे हैं मशीन के एक्सपेंसेस के ऊपर। पहला एक्सपेंस मुझे क्या मिला, डेप्रिसिएशन का 10% पर एनम है, तो 52,000 कितने रुपए का होगा जी, 52,000 पे 10%, अगेन 5200, ये आ गया पूरे साल का, डिवाइड बाय 52 इंटू 4 400 रुपए। इसके बाद बात करेंगे रिपेयर मेंटेनेंस पे। रिपेयर मेंटेनेंस हम लोग को बोली गई है 60 पर वीक है, तो इंटू 4 कर दीजिए, 4 हफ्ते का आ जाएगा। कंज्यूमेबल स्टोर्स कितने बोले गए, 75 पर वीक है, तो अगेन 75 इंटू 4 कर देंगे, 300 आ जाएगा। देन दिया हुआ है पावर, पावर दिया हुआ है 176, तो 176 कैसे आएगा जरा चेक करेंगे। 176 आवर्स मुझे यहाँ बोले गए हैं, तो 176 घंटे मुझे बोलेगा, और बोला गया 20 यूनिट लगती है और 80 पैसा लगता है। जब मशीन सेटअप हो रही है तो यहाँ बोला गया पावर नहीं लग रही है, तो 176 इंटू 20 इंटू 0.8, ये आ गया पावर। टोटल कर लीजिए और डिवाइड बाय 176। 176 से क्यों, क्योंकि हम लोग का इफेक्टिव आर से डिवाइड कर रहा है। तो ये हमारी कहाँ तक बात रही, ये बात रही ओवरहेड क्या होते हैं, ओवरहेड कैसे निकाले जाते हैं, अपोर्शनमेंट क्या होता है, रीअपोर्शनमेंट क्या होता है, उसके अलावा अब्सॉर्प्शन रेट कैसे निकाले जाते हैं। चैप्टर यहाँ पर आकर ऑलमोस्ट आधा खत्म हो जाता है। और जो इसके बाद का जो कंसेप्ट है वो है अंडर ओवर अब्सॉर्प्शन का। तो इस वीडियो में तो मैं बात यहीं पर ही खत्म करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और स्टे ट्यून्ड रहिए, क्योंकि अगले वीडियो में इसी चैप्टर के पार्ट 2 के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग अंडर ओवर अब्सॉर्प्शन करते हैं और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।